नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये करंट अफेयर का पापा वीडियो है। ये कंप्लीट नेशनल, कंप्लीट इंटरनेशनल, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है वो सारी चीजें इसमें करवाई गई हैं। 18 इसमें जो सेक्शन या टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर इंक्लूडेड है, वन लाइनर भी है और प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड हो गया, अपॉइंटमेंट हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, समिट हो गए, रैंक एंड रिपोर्ट्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, डेट्स हो गए, थीम्स हो गए, बुक्स, ऑथर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, स्कीम्स जो है गवर्नमेंट के कैंपेन्स हो गए, गवर्नमेंट के एप्स, पोर्टल्स हो गए, ऑबिटुअरी हो गई, डिफेंस हो गया, एग्रीमेंट हो गया, एप्स एंड पोर्टल्स हो गए, ब्रांड एम्बेसडर हो गए, जीआई टैग हो गए, साइक्लोन हो गया, प्लेसेस इन न्यूज हो गए और वन लाइनर हो गए। तो कंप्लीट करंट अफेयर है ये, नेशनल प्लस इंटरनेशनल, सभी स्टेट पीसीएस के लिए प्लस सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। ये पूरा वीडियो जरूर देख लिया करिए हर बार। और यूपी पीसीएस की बिल्कुल शुरुआत से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। आप उसमें ज्वाइन करके वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सारे स्टेट पीसीएस के लिए, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आरएएस की तैयारी कर रहे हो, एचसीएस की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट जो है आप इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वन स्टॉप डेस्टिनेशन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उतना जितना सिलेक्शन के लिए जरूरी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट सिर्फ 3 नंबर है हमारे, 8564880530, 7523864455 और 9696066089। सिर्फ इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमारे लेटेस्ट पेड ग्रुप में आके ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक और जेन्युइन करंट अफेयर आपको मिल सकता है। करंट अफेयर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, डेली डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद जाके जो है मंथली जब ये कंपाइलेशन हो रहा होता है तो 8 स्टेज से जाके प्रूफ रीडिंग से लेके ट्रांसलेशन से लेके जो है पूरा एक एक न्यूज, जो भी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड हो, सब कुछ इसमें दिया जाता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर हाईली रिकमेंडेड होता है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए, इवन यूपीएससी के लिए, जो उसमें फैक्चुअल करंट अफेयर आता है। वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो इस वाले वीडियो से ओवरऑल या टोटल करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। बाकी यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल, एमपी स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल और सारे स्टेट पीसीएस का आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मिलता रहेगा। तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले 1 महीने का पूरा करंट अफेयर का पूरा कच्चा चिट्ठा, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एक ही जगह यही मिलेगी आपको। मंथली करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के वीडियो में आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। अगस्त 2025 मंथ का प्री स्पेशल करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर जो होता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला सेक्शन एग्रीमेंट सेक्शन है। फ्रांस और न्यू कैलेडोनिया के बीच समझौता हुआ है। न्यू कैलेडोनिया बेसिकली फ्रांसीसी गणराज्य के भीतर, फ्रांस देश के भीतर एक नया सेमी ऑटोनॉमस रीजन बन जाएगा, एक नया जो है राज्य जैसा बन जाएगा जो ऑटोनॉमसली रूल किया जाएगा और दूसरे देश भी उसको रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। बेसिकली स्टेट ऑफ न्यू कैलेडोनिया नाम से एक जो है सेमी ऑटोनॉमस पैसिफिक रीजन क्रिएट किया गया फ्रांस के भीतर। फ्रांस के भीतर ही, फ्रांस की सीमाओं के भीतर न्यू कैलेडोनिया नामक एक सेमी ऑटोनॉमस पैसिफिक रीजन क्रिएट किया गया है। बाकायदा फ्रांस ने इसको रिकॉग्निशन भी दिया है। फ्रांस के साथ एक 13 पेज का एग्रीमेंट भी साइन किया गया है इसके द्वारा। जैसे 2019 से पहले J&K एग्जिस्ट करता था भारत में, ठीक है, तो वैसा ही जो है एक रीजन क्रिएट कर दिया गया है न्यू कैलेडोनिया नामक रीजन फ्रांस में। हमसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि न्यू कैलेडोनिया नामक जो सेमी ऑटोनोमस रीजन है ये कहाँ पर स्थित है, तो फ्रांस के भीतर। फ्रांस की सरकार ने इसको रिकॉग्निशन दे दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी है। एक सेमी ऑटोनोमस पैसिफिक रीजन के रूप में फंक्शन करेगा, ठीक है। और फ्रांसीसी नागरिक इसमें जो है इसकी सदस्यता, इस राज्य की सदस्यता भी ले सकते हैं, ठीक है। नेशनलिटी मतलब न्यू कैलेडोनिया की हासिल कर सकेंगे। मध्य प्रदेश और स्पेन के बीच समझौता, ये हम पहले बता चुके हैं। मोहन यादव जी ने स्पेन की यात्रा की थी। मध्य प्रदेश और स्पेन के बीच फिल्म को प्रोडक्शन को लेकर समझौता किया गया, तो कई सारी स्पेनिश फिल्म आपको मध्य प्रदेश में शूट होती हुई देखने को मिल सकती हैं आगे। उत्तर प्रदेश सरकार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के बीच समझौता हुआ है। यूएनडीपी और उत्तर प्रदेश साथ काम करेंगे आपदा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए। उत्तर प्रदेश में संस्थागत क्षमता यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग
किसकी, डिजास्टर मैनेजमेंट की और मल्टी लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए यूएनडीपी का सहयोग प्राप्त करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। ये समझौता यहाँ पर हुआ उत्तर प्रदेश और यूएनडीपी के बीच, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बीच। आगे बढ़ेंगे, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और तेलंगाना सरकार के बीच समझौता हुआ है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इन्होंने समझौता किया गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के साथ। इंडिया फर्स्ट फीफा टैलेंट अकेडमी गर्ल्स के लिए खोली जाएगी, कहाँ पर, हैदराबाद में। इंडिया फर्स्ट फीफा टैलेंट अकेडमी गर्ल्स के लिए खोली जाएगी हैदराबाद तेलंगाना में, ये अनाउंसमेंट किया गया था 2 अगस्त को। हरियाणा के बागवानी विभाग और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के बीच बेसिकली समझौता हुआ है। बेसिकली अर्ली जनरेशन सीड पोटैटोस जो है ये जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा के, वहाँ पर प्रमोट करना चाहते हैं। इसमें इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का सहयोग प्राप्त करेगा हरियाणा का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। भारत और विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच WFP के बीच समझौता हुआ है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच समझौता हुआ है। इसमें भारत जो है बेसिकली क्या करने वाला है, फूड और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशंस ऑफ क्राइसिस हिट रीजन्स, जहाँ पर युद्ध वगैरह चल रहा है, जहाँ पर टेंशन चल रही है, क्रय युद्ध वगैरह चल रहा है, और जहाँ की आबादी सबसे बेहद रूप में पोषण संबंधी आवश्यकताओं का संकट का सामना कर रही है, उनको फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति भारत करेगा WFP के साथ सहयोग में। फोर्टिफाइड राइस की आपूर्ति भारत करेगा। इसमें भारत में जो राइस फोर्टिफाई किया जाता है उसमें मैंडेटरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन होते हैं, ये आपको वैसे पता होना चाहिए। आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, इन तीनों का होना मैंडेटरी है भारत के फोर्टिफाइड राइस में। ये मैंडेटरी तौर पर फोर्टिफाई किया जाता है, और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे जिंक हो गया, जैसे कि नियासिन वगैरह हो गया, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। राइस को अगर फोर्टिफाई करना है तो भारत में FSI स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 से फोर्टिफाई करना होगा, ये आपको पता होना चाहिए। 2021 में फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस के लिए अनाउंस किया था PM मोदी जी ने, और जो कह सकते हैं राशन में आपको राइस मिलता है, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, उसको वो राइस भी फोर्टिफाइड राइस ही होता है, ठीक। तो अपॉइंटमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। यूलिया स्विरिडेंको, ये प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन की अभी अपॉइंट हुई है, ठीक है। इंगा रुगिनियन, ये लिथुआनिया देश की प्रधानमंत्री बनी है। इंगा रुगिनियन ये फीमेल है, लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री बनी है। लिथुआनिया को स्पॉट करेंगे यूरोप में, ये है लिथुआनिया, ठीक है। लिथुआनिया ऐसा देश है जो बाल्टिक सी से सीमा साझा करता है, तो मतलब बाल्टिक सी को टच करने वाला कंट्री है लिथुआनिया। विल्नियस इसकी राजधानी है, लिथुआनिया। श्री जगदीप धनखड़ ने रिजाइन कर दिया था, ये हमने आपको बताया है। तो CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल अब ये NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने हैं, और निश्चित तौर पर यही जीतेंगे, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज जो बनेगा उसमें मेजोरिटी सरकार की है। तो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट NDA के बने हैं CP राधाकृष्णन। ये जल्दी आपको नए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हुए देखने को मिल सकते हैं, इनके बारे में बताएंगे। इंडिया अलायंस जो अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने किसको उतारा है अपने वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में, सुदर्शन रेड्डी को। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज सुदर्शन रेड्डी को इंडियन अलायंस का यहाँ पर कैंडिडेट बनाया गया है। ये जरूर एग्जाम में आ सकता है, और ये BPSC के लिए बहुत जरूरी रहेगा। BPSC इसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 71st BPSC। श्री अजय कुमार भल्ला नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है, क्योंकि नागालैंड के जो गवर्नर हैं ला गणेशन, उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को जो है नागालैंड के राज्यपाल के रूप में एडिशनल चार्ज दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं, ठीक है। नए मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश शशि प्रकाश गोयल। इन्होंने स्थान ग्रहण किसका किया, मनोज कुमार सिंह जी का। कृषांगी मेश्राम, ये पश्चिम बंगाल से ब्रिटेन या इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सबसे युवा सॉलिसिटर ये बनी है, ठीक है। ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है लॉ की अपनी डिग्री पूरी कर ली है, और यंगेस्ट सॉलिसिटर यहाँ पर बनी है। फर्स्ट क्लास ऑनर्स इन्होंने प्राप्त कर लिया था लॉ की डिग्री वहाँ पे। कृषांगी मेश्राम बेसिकली पश्चिम बंगाल से लेकिन ब्रिटेन में रहती हैं, और वहाँ की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी है। श्रीमती एस राधा चौहान कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की कह सकते हैं अध्यक्ष बनी है। इन्होंने आदिल जैनुल भाई का स्थान ग्रहण किया है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन कोई स्टैट्यूटरी बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। मिशन कर्मयोगी के तहत ये एक कमीशन बनाया गया है, एक आयोग, जो बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स का जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है उसको ओवरसी करता है। तो ये है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत। नितिन गुप्ता राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के न्यू चेयरपर्सन बने। NFRA भी कोई जो है स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है,
इसको सेक्शन 132(1) के तहत कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सृजित किया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर, एक नियामक निकाय के रूप में जो है इसको स्टैब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, NFRA। आगे अनीश दयाल सिंह नए डेप्यूटी NSA बने हैं। अनीश दयाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पुष्पेंद्र सिंह। वाइस एडमिरल अजय मतलब ये संजय वात्सायन भारतीय नौसेना के उप प्रमुख 47वें बने हैं। उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी के नए CEO ये बने, उत्पल कुमार सिंह। आगे R दोराई स्वामी LIC के MD और CEO बने हैं। सतपाल भानु का स्थान ग्रहण किया R दोराई स्वामी ने। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर LIC के R दोराई स्वामी। सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी है, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF। उसके बाद डॉक्टर ए राजराजन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने, डॉक्टर ए राजराजन। खालिद जमील सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के हेड कोच बनकर के आए हैं। ठीक है। प्रोफेसर मिशेल डॉगर्टी यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला रॉयल एस्ट्रोनॉमर बनी है। रॉयल एस्ट्रोनॉमर का काम वहाँ पे होता है जो मोनार्ची है उसको एस्ट्रोनॉमिकल मैटर्स में एडवाइस देना, ब्रिटिश मोनार्ची को। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाते हैं। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक, वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक का पुरस्कार मिला है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सस्कावा पुरस्कार मिला है जो है भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के मृत्युंजय महापात्रा को, और इंडोनेशिया में जो है एक डॉक्टर हैं हरकुंती राहायू, उन्हें मिला है। हम अपने भारतीय का जरूर नाम रखेंगे। मृत्युंजय महापात्रा IMD से ये सस्कावा अवार्ड प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। इनको भारत में साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। साइक्लोन फोरकास्टिंग वार्निंग सिस्टम में इनके एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है। सस्कावा पुरस्कार आपदा प्रबंधन के लिए नागरिक समाज संगठनों का वैश्विक नेटवर्क, ये जो मतलब ग्लोबल नेटवर्क फॉर सिविल सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजास्टर रिडक्शन, ये इसको मिला है ऑर्गेनाइजेशनल सोसाइटी वाली कैटेगरी में। मृत्युंजय मोहपात्रा का नाम जरूर ध्यान रखिएगा इसमें, सस्कावा पुरस्कार में। सस्कावा पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार, ये डॉक्टर V नारायणन को मिला है। V नारायणन चेयरपर्सन ऑफ इसरो। GP बिरला आर्कियोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमिकल एंड साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। ठीक है। आगे UNDP इक्वेटर पुरस्कार, बीबी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो फंक्शन करता है धारवाड़ कर्नाटक में, इसको मिला बीबी फातिमा वुमेन SHG। UNDP की तरफ से पुरस्कार दिया जाता है और ये भी बहुत ज़रूरी अवार्ड है। ठीक है। मिलेट प्रमोशन वुमेन लेड एंटरप्राइज के लिए ये मिला है पुरस्कार। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है। UNDP इक्वेटर प्राइज 2025। पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड ये दीपिका कुमारी को मिला है। वुमेन हॉकी फॉरवर्ड मतलब वुमेन हॉकी टीम से इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा हॉकी प्लेयर को दिया जाता है पुरस्कार पॉलीग्राफ मैजिक स्किल्स अवार्ड, और दीपिका पहली इंडियन हॉकी प्लेयर बनी है जिनको ये अवार्ड मिला है FIH का। ठीक है। पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार पुरस्कार प्रोफेसर एडिमोला A एडेनले, नाइजीरियन साइंटिस्ट, इनको मिला है। PM मोदी जी की तरफ से पुरस्कार दिया जाता है, मतलब PM मोदी जी ऑफिशियली इस पुरस्कार को देते हैं। फर्स्ट MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 का ये मिला है एडिमोला A एडेनले को, और उनका बेसिकली हंगर को कॉम्बैट करने के लिए नाइजीरिया में जो रोल है इसको मिला है, उसके लिए इनको पुरस्कार मिला है। ठीक है। ये बहुत जरूरी पुरस्कार, इसको स्टार मार्क करिएगा, आगे के सभी एग्जाम्स के लिए ये पूछा जाता रहेगा। मिस यूनिवर्स इंडिया की विनर रही हैं मणिका विश्वकर्मा ये कहाँ से, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान स्टेट से मणिका विश्वकर्मा, और पहली रनर अप उत्तर प्रदेश से तान्या शर्मा। हमारे एग्जाम में रनर अप वगैरह ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नहीं पूछा जाता है। थाईलैंड में जो 74वां मिस यूनिवर्स पीजेंट प्रतियोगिता होगी उसमें भारत को प्रतिनिधित्व करेंगी ये मणिका विश्वकर्मा ये फर्स्ट रनर अप रही, मतलब ये विनर रही है मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता की। 2025 का रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री होराइजन पुरस्कार, इसमें जो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री होराइजन पुरस्कार में जो परकिन पुरस्कार है ये मिला है प्रोफेसर सुभद्रा सेन और उनकी टीम को, शिवनाथ यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर
सुब्रत सेन और उनकी टीम को। शुभव्रत सेन, नॉट सुभद्रा, माफ कीजिए, प्रोफेसर शुभव्रता सेन। ठीक है, ये पुरस्कार पहली बार किसी भारतीय वैज्ञानिक टीम को दिया गया है ऑल्टरनेट इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, एई में इनके शोध के लिए, ऑल्टरनेट इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में विजन सेक्शन में जो फिल्म चुनी गई है, एक भारतीय फिल्म है, शेप ऑफ मोमो। इसके निर्देशक है सिक्किम के त्रिवेणी रॉय। विजन एशिया खंड में प्रदर्शित किया जाएगा बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, और पहली भारतीय फिल्म है जिसको बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो है प्रदर्शित किया जाएगा। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये नितिन गडकरी जी को मिला है लोकमान्य तिलक मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से। वर्ष 2024 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। संत कबीर हथकरघा पुरस्कार मोहम्मद हनीफ अंसारी को, वाराणसी के जो कारीगर इनको मिला है जामदानी रंगकट साड़ी के लिए। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार बुनाई कैटेगरी में कमलेश कुमार भागलपुर से, और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार बुनाई में श्री डूंगर राम राजस्थान से, और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार बुनाई में आकाश कुमार देवनगढ़ छत्तीसगढ़ से। तो ये पुरस्कार हैं, मतलब विजेता उत्तर प्रदेश के, खासकर जरूर ध्यान रखिएगा। मोहम्मद हनीफ अंसारी, ये किसके लिए, जामदानी रंगकट साड़ी के लिए। ठीक है, ये वाला जरूर मार्क करिएगा, एग्जाम में आ सकता है। आगे है 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो नेशनल अवार्ड ये आ चुके हैं 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में, जो है ये सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से दिए जाते हैं। 27 इसमें मतलब कितने फीचर फिल्म प्रविष्टियां हैं, कितने, ये सब तो नहीं आता है एग्जाम में, लेकिन तब भी दे दिया हमने। इसमें जो एंट्रीज पूछी जाती हैं एग्जाम में, खासकर यूपीपीएससी और बीपीएससी जैसे स्टेट पीसीएस एग्जाम में बहुत आता है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है कटहल जैक फ्रूट मिस्ट्री। ये फिल्म जो है नेटफ्लिक्स पे आई थी, थिएटर में नहीं आई थी। यशोवर्धन मिश्रा इसका डायरेक्टर है, सान्या मल्होत्रा इसमें लीड में। कटहल जैक फ्रूट मिस्ट्री ये सटारिकल फिल्म है, अच्छी है, आपको देखनी भी चाहिए कभी मौका मिले तो। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म ये काफ़ी चर्चा में रही थी, 12th फेल। इसको बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, बेस्ट फीचर फिल्म 12th फेल। विनोद चोपड़ा डायरेक्टर है, विक्रांत मैसी ने एक्ट किया था इसमें। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान फिल्म जवान के लिए, और विक्रांत मैसी को 12th फेल। तो 2 विजेता हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष कैटेगरी में नेशनल फिल्म अवार्ड 2021, मतलब ये 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इसमें रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में अपने काम के लिए, अभी नेटफ्लिक्स पे फिल्म आई थी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन, केरला स्टोरी के डायरेक्टर। और सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, नॉन फीचर फिल्म में फ्लावरिंग मैन, जो है हिंदी भाषा की फिल्म है फ्लावरिंग मैन। ये सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म रही है। हमारे एग्जाम में देखिएगा यही पूछी जाएगी, क्योंकि ये सबसे कम चर्चित फिल्म रही है। फ्लावरिंग मैन जो है भाषा हिंदी। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म फ्लावरिंग मैन। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री गॉड वल्चर एंड ह्यूमन। सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक फिल्म हनुमान। सर्वश्रेष्ठ गीत बालगम तेलुगु गीत है। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ठीक है, डायरेक्टर करण जौहर। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। विशेष उल्लेख यानी स्पेशल मेंशन फीचर फिल्म के लिए श्री राजकृष्णन। विशेष उल्लेख ये हटा दूंगा मैं, विशेष उल्लेख वैसे एग्जाम में आता नहीं, स्पेशल मेंशन इसको हटा देंगे। ठीक है, बाकी बेस्ट हिंदी फिल्म जरूर ध्यान रखिएगा कटहल, और ये वाली बेस्ट नॉन फीचर फिल्म फ्लावरिंग मैन हिंदी भाषा की फिल्म है। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, और बेस्ट एक्टर शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। बेस्ट फीचर फिल्म जो है 12th फेल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। बेस्ट सॉन्ग बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, ये सब बता चुके हैं। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव, मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी होम बाउंड, और क्लोजिंग फिल्म भी आई थी। एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार आमिर खान को मिला था। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला था नीरज घैवान को, उनकी फिल्म होम बाउंड के लिए। बेस्ट एक्टर अभिषेक बच्चन को, उनकी फिल्म आई वांट टू टॉक के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस गीता कैलाशम, उनकी फिल्म अंगमल के लिए। ओडीओपी पुरस्कार श्री पीयूष गोयल जी की तरफ से। इसमें स्वर्ण पुरस्कार भारतीय उच्चायोग सिंगापुर को मिला था। रजत पुरस्कार भारत के महावाणिज्यिक दूतावास न्यूयॉर्क को। कांस्य पुरस्कार जो एम्बेसी वैंकूवर में कनाडा में उसे। और राज्यों संघ राज्य क्षेत्र कैटेगरी में श्रेणीय पुरस्कार में स्वर्ण पुरस्कार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश को मिला था। रजत पुरस्कार मध्य प्रदेश को, और ब्रॉन्ज अवार्ड राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल को। इसमें उत्तर प्रदेश का ही ध्यान रखिएगा, स्वर्ण पुरस्कार मिला है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पुरस्कारों में। और जिलों की कैटेगरी में अगर आप देखें तो ब्रॉन्ज अवार्ड में जो है ये काला नमक चावल जो प्रोडक्ट है
उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इसको मिला है ब्रॉन्ज पुरस्कार जिलों की कैटेगरी में, डिस्ट्रिक्ट अवार्ड्स में ये ब्रॉन्ज पुरस्कार मिला है काला नमक राइस जो सिद्धार्थनगर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश में जो ये काला नमक चावल है, इसको ब्लैक सॉल्ट राइस लिखा है लेकिन इसको काला नमक चावल ही लिख लीजिएगा। ठीक है, काला नमक चावल। आगे बढ़ेंगे हम लोग, बुक्स एंड ऑथर पे आ जाते हैं। द कॉन्शियस नेटवर्क, कॉन्शियस नेटवर्क अ क्रॉनिकल ऑफ रेजिस्टेंस टू डिक्टेटरशिप, ये सुगाता श्रीनिवास राजू की किताब है। एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, ये बायोग्राफी है एम एस स्वामीनाथन की। प्रेममुदा जयकुमार ने किताब लिखी है, प्रेममुदा जयकुमार ने। इंपॉर्टेंट डेट्स थीम हम लोग देख लेते हैं। 15वां वैश्विक बाघ दिवस, ये 29 जुलाई को मनाया गया था। इस बार थीम थी सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजिनस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। ठीक है, और ये केंद्रीय मंत्री पर्यावरण मंत्री जो भूपेंद्र यादव जी हैं, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में जो ये समारोह हुआ था उसमें वैश्विक बाघ दिवस समारोह की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो इस बार समारोह कहाँ पर हुआ था राष्ट्रीय बाघ दिवस का? तो नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली में, मतलब नेशनल जू न्यू दिल्ली में हुआ था। आगे है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 30 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग 30 जुलाई को। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को होता है। नेशनल हार्ट ट्रांसप्लांट डे 3 अगस्त को होता है। फर्स्ट सक्सेसफुल जो हार्ट ट्रांसप्लांट भारत में हुआ था, फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया, डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने एम्स दिल्ली में इसको कंडक्ट किया था 1994 में। उसी के उपलक्ष्य में नेशनल हार्ट ट्रांसप्लांट डे मनाया जाता है। आगे है 80वां हिरोशिमा दिवस, 80वां हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा दिवस की याद करने के लिए ऐसे नागासाकी दिवस मनाया जाता है 3 दिन बाद। 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, वीविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन, ये थीम थी। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि भारत में 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन के उपलक्ष्य में 2015 में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भारत सरकार ने मनाने के लिए घोषणा की थी। आप देखेंगे पहली बार इसको कब बनाया गया, 7 अगस्त 2015 को, और यहीं पर सरकार ने घोषित किया था कि क्योंकि इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। और स्वदेशी में आप देखेंगे ब्रिटिश गुड्स का बाइकआउट तो किया ही गया था, लेकिन लोकल इंडस्ट्रीज हैंडलूम पर भी काफ़ी काम किया गया था। तो हथकरघा दिवस इसी वजह से 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चौथा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, जैसे आपको पता है 2021 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण जीता था भाला फेंक प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक में। तभी से हर साल भाला फेंक दिवस, जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है 7 अगस्त को। 83वां भारत छोड़ो आंदोलन दिवस या अगस्त क्रांति दिवस, ये 8 अगस्त को। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो घोषणा की थी 8 अगस्त से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 80वां नागासाकी दिवस, ये 9 अगस्त को होता है। नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था। विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, ये 9 अगस्त को होता है। इंडिजिनस पीपल्स एंड एआई, इस बार थीम थी। वर्ल्ड लॉयन डे, ये 10 अगस्त को होता है। वर्ल्ड लॉयन डे गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य में इस बार समारोह हुए थे। बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो गुजरात में, यहाँ पर वर्ल्ड लॉयन डे सेलिब्रेशंस को ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, यहाँ पर शामिल हुए थे भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात श्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए थे। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे, ये 12 अगस्त 2000 को पहली बार मनाया गया था। और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा अपनाए जाने के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, इस वजह से 2025 का यूथ डे इस बार स्पेशल है। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त, और हाथी दिवस भी 12 अगस्त को होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि युवा एक मस्त हाथी की तरीके होता है, तो युवा दिवस और हाथी दिवस या एलिफेंट डे एक ही दिन मनाया जाता है। ठीक है, ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट, ये इस बार थीम थी। और पहली बार जो ये सेलिब्रेट किया गया, मतलब 2012 में सेलिब्रेट किया गया था। कोयम्बटूर ने इस बार वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेशंस को होस्ट किया है, कोयम्बटूर तमिलनाडु ने। और इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के। कहाँ पर सेलिब्रेट किया? कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को। आंसरिंग द कॉल इस बार थीम थी, विश्व अंगदान दिवस। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे, ये 13 अगस्त को होता है। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे 13 अगस्त को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 2021 से पीएम मोदी जी ने मनाए जाने की घोषणा की थी। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाया जाए। ठीक है,
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ये 14 अगस्त को होता है, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के दिन। 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह ये हुआ था 15 अगस्त को, और इस बार जो थीम थी वो थी नया भारत। ये बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता दिवस 2025 की जो थीम थी वो थी नया भारत, जिससे हम डेवलप्ड इंडिया का गोल हासिल करेंगे बाय द ईयर 2047। आज़ादी के जब 100 वर्ष मना रहे होंगे तब हम एक डेवलप्ड नेशन, विकसित भारत होंगे। ये हमारी सरकार का इस समय दृष्टिकोण है। ठीक है, आगे वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ये 19 अगस्त को होता है। मानवतावादी दिवस, ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को। मच्छर दिवस ये 20 अगस्त को होता है। मच्छर दिवस 20 अगस्त को, क्योंकि रोनाल्ड रॉस ने, ब्रिटिश चिकित्सक ने पहली बार लगाया था कि मलेरिया का संचरण जो है फीमेल मॉस्किटो से होता है। ठीक है, इस बार थीम थी मलेरिया दिवस की एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। आगे प्रश्न है सद्भावना दिवस, ये 20 अगस्त को होता है, राजीव गांधी जी की जयंती मनाने के लिए। अक्षय ऊर्जा दिवस ये 20 अगस्त को होता है। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त को होता है। आतंकवाद के पीड़ितों के स्मरण एवं श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 अगस्त को। धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के कृत्यों से पीड़ित लोगों का दिवस 22 अगस्त को। रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एक्ट ऑफ वायलेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एंड फेथ 22 अगस्त को। दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये 23 अगस्त को। पहली बार ये मनाया गया था 2024 में, और इस बार थीम थी आर्यभट्टा टू गगनयान। आर्यभट्ट टू गगनयान। ठीक है, गुजराती भाषा का दिवस मनाया जाता है 24 अगस्त को, और महिला समानता दिवस मनाया जाता है 26 अगस्त को। वर्ल्ड फर्स्ट लेक डे, विश्व झील दिवस ये 27 अगस्त को पहली बार मनाया गया 2025 में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगस्त 2025 का देख लेते हैं हम लोग। साइंस एंड टेक सेक्शन में भारत एवं एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का एक ट्रायल टेस्ट किया गया है। ये अगर शुरू हो जाएगी तो इंडिया की नहीं, एशिया की लॉन्गेस्ट जो फ्रेट ट्रेन होगी, मालवाहक गाड़ी। भारत एशिया की सबसे लंबी मालवाहक गाड़ी ये अभी बनाई गई है, 4.5 किलोमीटर लंबी। रुद्रास्त्र इसका नाम दिया गया है। रुद्रास्त्र मिसाइल जैसा आपको लग रहा है, लेकिन ये मालगाड़ी है। और इसको टेस्ट किया गया उत्तर प्रदेश के चंदौली से झारखंड के गढ़वा तक टेस्ट किया गया है। और मतलब इसका ट्रायल रन किया गया था 4.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन का। ठीक है, कितना लंबा रन किया गया है? 209 किलोमीटर तक इसको चला के देखा गया है, जो इसने दूरी पूरी की थी 5 घंटे 10 मिनट में। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किया गया। इंडिया फर्स्ट ड्रोन एआई पावर्ड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट। अब जब से एआई आया, कुछ ना कुछ एआई से पहली चीज कर देते हैं, जो आपको याद रखना पड़ेगा। इंडिया फर्स्ट ड्रोन एआई पावर्ड क्लाउड सीडिंग, ये कहाँ पे परफॉर्म किया गया था? जयपुर के रामगढ़ डैम में। जयपुर के रामगढ़ डैम में इसको परफॉर्म किया गया था, जयपुर के रामगढ़ बांध में। देश का पहला ड्रोन एआई संचालित क्लाउड सीडिंग कृत्रिम वर्षा प्रयोग जो है किया गया था। इस पहल का उद्देश्य 2 दशकों में सूखे पड़े रामगढ़ डैम को पुनर्जीवित करना है। इसमें बेंगलुरु की एक कंपनी है जेन एक्स एआई, उसका जो है सहयोग लिया गया है। यूएस का भी इसमें सही न कहीं सहयोग है। नासा इसरो का जो संयुक्त उपग्रह है निसार, इसका सफल प्रक्षेपण सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र से GSLV F-16 रॉकेट से नासा एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो का जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है निसार, इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हो चुका है। ठीक है, निसार को जो है ऑफिशियली लॉन्च किया जा चुका है। वर्ल्ड फर्स्ट डुअल फ्रीक्वेंसी रडार सेटेलाइट है ये, और एल बैंड और एस बैंड दोनों का प्रयोग करेगा ये। इसको GSLV F-16 रॉकेट से लॉन्च किया गया, GSLV F-16 रॉकेट से। ये जरूरी है, कहाँ से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और ये ऐसा जो है डुअल फ्रीक्वेंसी रडार सेटेलाइट है, जो एल बैंड का भी यूज़ करेगा और एस बैंड का भी यूज़ करेगा। और ये मिशन की ड्यूरेशन है 3 साल। 3 साल नासा के लिए, 5 साल इसरो के लिए। 2392 किलोग्राम का सेटेलाइट है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किया गया ये 743 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक। ठीक है, नासा का फुल मतलब ये निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसको विश्व का अब तक का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी कहा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। होप मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने लद्दाख के सोकार घाटी में गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्री जीवन का अनुकरण करने के लिए 10 दिवसीय होप मिशन की शुरुआत की है। मतलब जो अंतरिक्ष यात्री यहीं पर एमुलेट करके देखेंगे कि वहाँ पे कैसा लगेगा। मतलब ये प्रयोग मिशन यही होता है। मतलब सोकार घाटी में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा जो हमारे गगनयान के यात्रियों को वहाँ पे फेस करना है। ठीक है, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन फैसिलिटी जो होप है, वहाँ पे इसको टेस्ट किया गया है करीब मतलब सी लेवल से 14,000 फीट के ऊपर लद्दाख में। 2 कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं इस मिशन के लिए, राहुल मोंगपल्ली और जो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से, और यमन आकोट, ये 2 स्टूडेंट
इसमें हेल्प करेंगे। द हिमालयन आउटपोस्ट फैसिलिटी फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन सेंटर, ये बेंगलुरु बेस्ड प्रोटो प्लैनेट डेवलप की थी। इसको इसरो चेयरपर्सन वी नारायणन ने इनॉग्रेट किया था। कुल मिलाकर गगनयान के यात्रियों को वहां पर कैसा फील होने वाला है उसका प्रयोग यहीं पर कर लेंगे, लद्दाख में। ऐसा आप समझिए सिंपल भाषा में। एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से लाए गए फसल बीजों पर अध्ययन शुरू कर दिया गया है। एक्सियोम 4 मिशन गया था, सुधांशु शुक्ला उसमें गए थे, आपको पता है। वहां पर आपको पता है 4000 से अधिक बीज आईएसएस में भेजे गए थे, और उन बीज को वापस ला करके यहाँ पर शोध किया जाएगा, और अनुमानित यहाँ पर कितने वर्षों का समय लगेगा, 2.5 से 3 वर्ष का समय लगने वाला है। और इसमें जो है कौन सी यूनिवर्सिटी काम कर रहा है, केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इसमें शोध करने वाला है। ठीक है। अब विश्व का पहला दुर्लभ रक्त समूह क्रिब ये खोजा गया है, और कहीं नहीं बल्कि कर्नाटक की एक महिला में पाया गया है। 38 साल की महिला जो कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से है, और वो जो है ब्लड सैंपल देने गई थी। जो है उनका ब्लड ORH पॉजिटिव था, यानी O पॉजिटिव था, लेकिन जब जांच की गई तो कोई भी ब्लड पूरे लेबोरेटरी का उनसे मैच नहीं हो रहा था। तो इनको जो है इस ब्लड के सैंपल को एडवांस्ड इम्यूनो हेमेटोलॉजी रेफरेंस लैब में भेजा गया, तो ये पता चलता है कि महिला का जो रक्त है ये पैन रिएक्टिव है, यानी किसी भी सामान्य रक्त सैंपल से मेल ही नहीं खाता है। तो एक यूनिक ब्लड ग्रुप अंत में ये हमको पता चला। अब ब्रिटेन की इंटरनेशनल ब्लड ग्रुप रेफरेंस लेबोरेटरी में जब ब्रिस्टल में इसको भेजा गया, तब ये पता चलता है कि ये एक नया ही एंटीजन है। ठीक है, एक नया एंटीजन है जिसको CRIB क्रिब नाम दिया गया है। मतलब ये ना O पॉजिटिव है, ना ये O निगेटिव है, ना A है, ना B है, ना कुछ है। ये एक नया ही ब्लड ग्रुप है जिसका नाम दिया गया है कि CRIB क्रिब। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये ब्लड ग्रुप कहाँ से खोजा गया है, कर्नाटक से। कर्नाटक में एक महिला के सैंपल से। आगे भारत में डीप ओशन मिशन के तहत अटलांटिक महासागर में एक भारतीय द्वारा 5002 मीटर तक जो है सबमरीन से नीचे जाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। रमेश राजू जो साइंटिस्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के, ये 4000 मीटर पहले गए थे सरफेस के, और फिर जो है 6 अगस्त को जतिंदर पाल सिंह जो नेवल कमांडर, रिटायर्ड नेवल कमांडर, ये पनडुब्बी में 5000 मीटर तक गए थे, जो इंडिया की डीपेस्ट डाइव है। इंडिया के किसी ऑब्जर्वर की अब तक की डीपेस्ट डाइव है। ठीक है। और फ्रेंच सबमर्सिबल जो नौटाइल है उसका प्रयोग किया गया था इस डाइव को कंडक्ट करने में। आपको पता है इंडिया का जो डीप ओशन मिशन है उसका नाम क्या है, समुद्रयान। अभी एक एग्जाम में पूछा भी गया था। भारत का जो डीप ओशन मिशन है उसका एक कंपोनेंट क्या है, समुद्रयान है। समुद्रयान मिशन है। इसमें हमारा उद्देश्य है 6000 मीटर जाना है समुद्र के। 6000 मीटर तक जाकर के अन्वेषण करना है, और उसमें जो पनडुब्बी का यूज करेंगे वो भी तैयार हो चुकी है। इस पनडुब्बी का नाम है मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 इस सबमर्सिबल का नाम है। ये पनडुब्बी का यूज करेंगे मिशन समुद्रयान में। तो इसी वजह से यहाँ पर फ्रांस जाकर के टेस्टिंग की गई थी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने स्पाइडर की एक नई प्रजाति खोजी है। ज़्यादातर तो प्रजाति के बारे में देखिए UPPSC में, UP एग्जाम्स में आता नहीं है, लेकिन कई बार वनडे एग्जाम में पूछ सकते हैं, UPSC तक में इसको पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता की जो टीम है उसने जो है एक नया तरीके का स्पाइडर खोजा है, वुल्फ स्पाइडर पिराटुला एक्यूमिनाटा इसका नाम दिया गया है। एक वुल्फ स्पाइडर खोजा गया है, पिराटुला एक्यूमिनाटा इसका नाम है। ये फर्स्ट रिकॉर्डेड अपीयरेंस है पिराटुला जीनस का, यानी पिराटुला स्पाइडर पहली बार भारत में खोजा गया है। और ये जो है वेस्ट बंगाल से खोजा गया है, सुंदरबन से। मीडियम साइज का है ये, जाला नहीं बुनता है बल्कि डायरेक्टली हंट करता है अपने शिकार को। ठीक है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये वुल्फ स्पाइडर पिराटुला को खोजा है। डिफेंस सेक्शन पे आ जाएंगे। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये जोधपुर में हुई थी, राजस्थान में। बोल्ड कुरुक्षेत्र में भारत और सिंगापुर पार्टिसिपेट करते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और सिंगापुर की एक्सरसाइज है। इंडिया एंड सिंगापुर ने एक्सरसाइज किया था बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। सैन्य नागरिक एकीकरण अभ्यास समन्वय शक्ति। समन्वय शक्ति ये तिनसुकिया असम में हुआ था। समन्वय शक्ति का मतलब है कि हमारे इंटरनली जितनी फोर्सेस है, मिलिट्री सिविलियन इंटीग्रेशन एक्सरसाइज, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट की थी। जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्सेस, स्टेट पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसी की जॉइंट एक्सरसाइज थी, तिनसुकिया असम में हुई थी, और इसको समन्वय शक्ति कहा गया था। आगे है प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण। प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में किया गया था। और प्रलय मिसाइल एक सॉलिड प्रोपेलेंट बेस्ड क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। सॉलिड प्रोपेलेंट आधारित क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, और इसमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ठीक है। प्रलय मिसाइल। प्रलय मिसाइल की जो रेंज है वो 150 से 500 किलोमीटर करीब है।
अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण 20 अगस्त को किया गया था। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी मारक क्षमता लगभग 5000 किलोमीटर तक जा सकती है और ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी करने में सक्षम मिसाइल है। ठीक है, 5000 तक इसकी रेंज है। अग्नि 5 ये इसका टेस्ट हुआ था चांदीपुर ओडिशा से। इंडियन कोस्ट गार्ड और संयुक्त राष्ट्रीय रक्षक कमान यानी जो यूएई का जो नेशनल गार्ड कमांड है और यहाँ के तटरक्षक बल के साथ अभ्यास हुआ था। न्यू दिल्ली में ये हुआ था। ठीक है, मतलब ये अभ्यास क्या था कि इंडियन कोस्ट गार्ड और वहाँ की जो कोस्ट गार्ड है उन्होंने एक मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन किया था। ठीक है, ये हुआ था। आईएनएस संधायक की सिंगापुर की यात्रा हुई थी। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस संधायक सिंगापुर का नेशनल डे सेलिब्रेशन के विजिट पर गया था। नेशनल डे ऑफ सिंगापुर सेलिब्रेशंस में 3 दिन की विजिट पर गया था आईएनएस सिंधायक। आईएनएस संधायक इंडिजिनसली बिल्ट लार्ज सर्वे शिप है। सर्वे शिप यानी कि सर्वेक्षण पोत है और इसमें हाइड्रोग्राफिक सर्वे कैपेबिलिटीज हैं। इस यात्रा का उद्देश्य समुद्री सहयोग को बढ़ाना था हमेशा के तरीके। ऑपरेशन महादेव के बारे में बात करें, ऑपरेशन महादेव सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर किया था। दाचीगाम नेशनल पार्क के पास जो है ये किया गया था। उच्च तीव्रता वाला आतंकवाद विरोधी अभियान है ऑपरेशन महादेव और आतंकी प्रतिबंधित लश्कर ए तैयबा से संबंधित जो मारे गए थे। इसमें ऐसा कहा गया था कि पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी इस हमले में मार गिराया गया था। ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन महादेव ये किसने कंडक्ट किया था? ये हाई इंटेंसिटी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था। इसको कंडक्ट किया था सीआरपीएफ एंड जे.एंड.के पुलिस ने। सीआरपीएफ एंड जे.एंड.के पुलिस ने। आगे राष्ट्रीय सुरक्षा पहल मिशन सुदर्शन चक्र, नेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव मिशन सुदर्शन चक्र, ये न्यू दिल्ली में। नेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव ये न्यू दिल्ली से मतलब 69वें स्वतंत्रता दिवस पर जो समारोह हुआ था अपने भाषण में इसका उल्लेख पीएम मोदी जी ने किया था और इसमें कहा गया कि इंडिया के क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस को नेक्स्ट डिकेड तक प्रोटेक्ट किया जाएगा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के थ्रू। पीएम मोदी जी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इसको अनाउंस किया है और इंडिया ने एक महत्वाकांक्षी इनिशिएटिव भी लॉन्च किया कि भारत का पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर भी 2025 तक रेडी हो जाएगा। ये पीएम मोदी जी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था। फर्स्ट मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप हम लोग 2025 के अंत तक जारी करेंगे। ऐसा हो सकता है आपको साल के एंड तक जारी होते हुए देखने को मिले। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX, इस अभ्यास का आयोजन 21 जुलाई से 1 अगस्त तक किया गया था। भारतीय साइबर स्पेस की परिचालन तैयारियों को बढ़ाना ये थीम थी। आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस हिमगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ये 2 मल्टी मिशन स्टेल्थ फ्रिगेट जहाज हैं। कौन से? आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। ये शिवालिक क्लास के मल्टी मिशन स्टेल्थ फ्रिगेट, इसको लॉन्च किया गया था राजनाथ सिंह जी की प्रेजेंस में। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में, नेवल बेस विशाखापट्टनम में। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अग्निशोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का शुभारंभ। अग्निशोध नामक एक जो है रिसर्च सेल ये खोला गया है आईआईटी मद्रास में। इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी ने लॉन्च किया था। अग्निशोध रिसर्च सेल, अग्निशोध ये कहाँ पे? आईआईटी मद्रास में, आईआईटी मद्रास के कैंपस में ये रिसर्च सेल खोला गया है। इसका नाम है अग्निशोध। अग्निशोध आईआईटी मद्रास और इंडियन आर्मी का ज्वाइंट इनिशिएटिव है अग्निशोध। ऑबिचरी सेक्शन पर आ जाएंगे। बी सरोजा देवी कन्नड़ सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार और साहित्यकार। बी सरोजा देवी ये नहीं रही। बी सरोजा देवी को उनके कार्यों के लिए 1969 में पद्मश्री मिला था। पद्म भूषण इनको मिला था 1992 में। विजय शर्मा क्योटो प्रोटोकॉल के निर्माता, भारत के पूर्व मुख्य जलवायु वार्ताकार। क्योटो प्रोटोकॉल के आर्किटेक्ट के रूप में विजय शर्मा जाने जाते हैं। पर्यावरण मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे 1995 से 2001 तक। भारत की व्यापक जलवायु शासन कूटनीति के भाग के रूप में 2002 में जो COP हुआ था उसके सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका विजय शर्मा की थी। इनका निधन 75 वर्ष की आयु में हुआ। यूपीपीएससी को क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत पसंद है। इससे देखिए क्वेश्चन आ चुका है 2019 में। क्या क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण या वाटर कंजर्वेशन संबंधित है? नहीं। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कर्ब करने से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रेगुलेट करने से संबंधित है, ठीक है, ना कि पानी बचाने से। 2021 के पेपर में एक सवाल आया था कि कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले कहाँ से आया है? तो क्योटो प्रोटोकॉल से आया है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा। ये 2 क्वेश्चन जो है ये पूछे जा चुके हैं। 2025 के प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए क्योटो प्रोटोकॉल बहुत जरूरी विषय है, इसको तैयार कर लीजिएगा। लॉरा डालमियर एक माउंटेनियर हैं, 2 टाइम के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीते थे। व्यक्तिगत स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता था।
28 जुलाई 2025 को पाकिस्तान की लैला पीक पर ये जो चढ़ाई कर रही थी, चट्टान गिरने से इनका निधन हो गया था। ठीक है, 31 वर्ष की आयु में माउंटेनियर लॉरा डालमियर का निधन हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान में। आगे क्वेश्चन है मतलब ये मेघचंद्र जगदीश चंद्र देसाई, MJ देसाई, भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री। 2008 में इनको पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। इन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी थी मार्क्सियन इकोनॉमिक थ्योरी 1973 में। ये बुक पूछी जा सकती है भाई एग्जाम में। ये इकोनॉमी संबंधी बुक है, मार्क्सियन इकोनॉमिक थ्योरी 1973 में किसने पब्लिश की थी? मेघचंद्र जगदीश चंद्र देसाई या फिर MJ देसाई। शिबू सोरेन ये नहीं रहे थे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के सह संस्थापक। इनको दिशोम गुरुजी या फिर गुरुजी के नाम से झारखंड में जाना जाता है, शिबू सोरेन। सत्यपाल मलिक ये नहीं रहे, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल। मेघालय, गोवा, ओडिशा और बिहार में भी राज्यपाल के रूप में इन्होंने कुछ समय के लिए कार्य किया था। ठीक है, सत्यपाल मलिक को वर्ष 2018 में तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य का अंतिम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरसन सहित अन्य महत्वपूर्ण कामों में जो है सरकार की भूमिका निभाई थी। 79 वर्ष की आयु में सत्यपाल मलिक का निधन हुआ। ला गणेशन के बारे में बात करें तो नागालैंड के राज्यपाल, मणिपुर के राज्यपाल भी रह चुके। ठीक है, और इनका निधन पद पर रहते हुआ ला गणेशन, गवर्नर ऑफ नागालैंड। आगे है स्कीम्स कैंपेन अगस्त 2025 की। वीर परिवार सहायता योजना ये नालसा का इनिशिएटिव है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का। जुलाई 2025 में ये अनाउंस किया गया था। डिफेंस पर्सनल और उनकी फैमिलीज को लीगल एड यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा नालसा के द्वारा। वीर परिवार सहायता योजना। ज्ञान भारतम मिशन ये मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया था 27 जुलाई को अपने 124वें एपिसोड में। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के बाद एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी। वहां विश्व भर के छात्र और शिक्षक भारत के ज्ञान और परंपरा से जुड़ सकेंगे। तो जैसे ज्ञान भारतम का मिशन का उद्देश्य ही आपसे पूछेंगे डायरेक्टली एग्जाम में, आप देखिएगा कुछ महीने बाद ये क्वेश्चन आएगा। ज्ञान भारतम मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ज्ञान भारतम मिशन का ऑब्जेक्टिव है डिजिटाइजेशन ऑफ इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स, प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करना, ये उद्देश्य है मेनली, ये याद रखिएगा ज्ञान भारतम मिशन। आगे प्रश्न है मातृ वन पहल। मातृ वन पहल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित है। भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल के साथ एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में मातृ वन इनिशिएटिव के औपचारिक शुभारंभ की अध्यक्षता की इन्होंने। मातृ वन इनिशिएटिव कहाँ पे लॉन्च किया गया है? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम फरीदाबाद रोड के किनारे अरावली पहाड़ी के क्षेत्र में 750 एकड़ में फैली एक थीम आधारित शहरी वन परियोजना है मातृ वन। जो ये 750 एकड़ में अरावली हिल रेंज के अलोंग जो ये बनाएंगे एक अर्बन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट, उसका नाम है मातृ वन। ये है तो अर्बन मातृ वन इज बेसिकली व्हाट? एक अर्बन फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट है। अर्बन फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट है या फिर अर्बन एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे। मेजर योजनाएं इनिशिएटिव यही थे केंद्र सरकार के। अब बात कर लेते हैं राज्य की योजनाओं समिति अभियान के बारे में। तो बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना और पंच तख्त यात्रा योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। बौद्ध और सिख श्रद्धालु अगर उत्तर प्रदेश से अपने बौद्ध श्राइन्स में जाएंगे, जो है इंडिया भर के बौद्ध श्राइन्स में जाएंगे बौद्ध तीर्थ स्थलों में, और सिख श्रद्धालु अगर सिख तीर्थ स्थलों में यथा पंच पवित्र जो तख्त साहिब यानी अनंतपुर साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब, दमदमा साहिब, सचखंड साहिब, हजूर साहिब, हरमंदिर जी साहिब, पटना साहिब जो है यहाँ की यात्रा पर अगर जाएंगे तो वित्तीय सहायता न्यूनतम 10,000 रुपए की उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इन श्रद्धालुओं को मिलेगी। IRCTC के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना लॉन्च की है। जब भी ये टूरिज्म संबंधित योजनाएं लॉन्च की जाती हैं तो एग्जाम में इससे आता है एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये IRCTC उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। मिनिमम असिस्टेंस कितना मिलेगा? 10,000 रुपए पर पर्सन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। आगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर पर आ जाते हैं। भारत की महिला फुटबॉल टीम ने AFC महिला एशियाई कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, पहली बार इंडिया ने एक टूर्नामेंट को मेरिट बेसिस पर यानी मैच जीत करके क्वालिफाई किया है और संगीता बासफोर ने 2 गोल इंडिया के लिए लगाए थे। AFC विमेन्स एशिया कप 2026 जो है ये होने वाला है, वहां पे भारत भी पार्टिसिपेट करेगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम भी पार्टिसिपेट करेगी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। इंडिया ने AFC कप में क्वालिफाई करने के लिए थाईलैंड को हराया था। थाईलैंड को। क्रिकेट पर आ जाएंगे तो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स ये हुआ था। ये जो मतलब ब्रिटेन का जो क्रिकेट बोर्ड है, इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड ये कराता है।
और ब्रिटेन के 4 शहरों में हुआ था, लिसेस्टर, बर्मिंघम, लीड्स और नॉर्थैम्पटन में। और जो क्रिकेटर्स बेसिकली रिटायर हो चुके हैं, जो अब इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफिशियली नहीं खेलते हैं, वो लोग केवल इसमें भाग लेते हैं। इसमें 6 चैंपियन टीमें पार्टिसिपेट की थी। भारत की चैंपियन टीम, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। और सीमा पर आतंकवाद की घटनाएं, पहलगाम वगैरह के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच जो है मतलब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से मना कर दिया था। इस वजह से दोनों देशों के बीच जो मैच होने वाला था ये लेजेंड्स का, उसको रद्द कर दिया गया था। मतलब भारत के जो सेवानिवृत्त जो कह सकते हैं क्रिकेटर्स थे, उन लोगों ने तक ये मैच खेलने से मना कर दिया था। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रही थी। हालांकि फाइनल में विजेता रहे थे दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस, उपविजेता रहा था पाकिस्तान चैंपियंस। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में। हॉकी के बारे में बात करें तो 12वां हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 के शुभंकर ट्रॉफी का अनावरण कर दिया गया था। बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी ने अनवील किया था। ठीक है, और ऑफिशियल मैस्कॉट क्या है? चांद। ऑफिशियल मैस्कॉट चांद है। बेसिकली ये नेशनल टाइगर एनिमल है। चांद सिंबलाइजेस करेज, एजिलिटी, स्किल ऑफ इंडियाज नेशनल एनिमल। 12वां एडिशन ये मेंस हॉकी टूर्नामेंट का, ये फर्स्ट टाइम बिहार में कंडक्ट हो रहा है। 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक चलने वाला है, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। आगे बढ़ेंगे, शतरंज। शतरंज से काफी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। शतरंज में भारत एक्सेल भी बहुत कर रहा है। विमेन्स चेस वर्ल्ड कप ये हुआ था बेसिकली। विमेन्स चेस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के फाइनल का आयोजन जॉर्जिया में हुआ था। भारत की दिव्या देशमुख ने भारत की कोनरू हम्पी को टाई ब्रेकर्स में हरा करके पहली महिला शतरंज विश्व चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बनाया था। मतलब पहली महिला शतरंज चैंपियन तो बनना ही था, क्योंकि दोनों भारतीय फाइनलिस्ट में थी, कोनरू हम्पी और दिव्या देशमुख। लेकिन दिव्या देशमुख यंग प्लेयर है, और वहीं पर कोनरू हम्पी एक सीजन्ड वेटरन प्लेयर है। दिव्या देशमुख ने भारत की कोनरू हम्पी को इसमें हराया था, और इसके साथ दिव्या देशमुख 88th ग्रैंड मास्टर भी बनी है। तो भारत की पहली महिला शतरंज विश्व चैंपियन कौन बनी है? दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख। आगे बढ़ेंगे, पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025, इसका आयोजन हुआ था सऊदी अरब के रियाद में। प्रथम स्थान जीता मैग्नस कार्लसन ने, सेकंड अली रौजा फिरोजा ने, और थर्ड हिकारू नाकामुरा ने। FIDE विश्व कप 2025, शतरंज का FIDE विश्व कप 2025 ये अक्टूबर नवंबर में भारत में गोवा में आयोजित होना है, और 90 से अधिक देशों के 206 चेस प्लेयर्स इसमें भाग लेने वाले हैं। एथलेटिक्स के बारे में बात करें तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 ये हुआ था अमेरिका के अल्बामा के बर्मिंघम में हुआ था। 70 से अधिक देशों ने भाग लिया था। बेसिकली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, फायर फाइटर्स, सीमा सुरक्षा, और जो ये CISF के जो ये लोग होते हैं पर्सनल्स, या फिर कह सकते हैं सिपाही, वो इसमें भाग लेते हैं। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे पदक जीते थे। होस्ट ने 1432 मेडल। इंडिया यहाँ पे थर्ड पर रहा था मेडल टैली में। ब्राज़ील के बाद इंडिया ने जीते थे 590 मेडल कुल मिला करके, 590 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। इंडिया की मेडल टैली में प्लेस रही थी थर्ड। 30वां राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप ये अहमदाबाद में हुआ था। मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में 193 ग्राम वजन उठा करके गोल्ड जीता था। कितना गोल्ड जीता? ठीक है, और इस ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। सुनील दलवी ने 177 किलोग्राम वजन उठा करके सिल्वर जीता, सिल्वर यानी कि रजत। और प्रीतिस्मा भोई ने जो है 150 किलो उठा करके स्वर्ण पदक जीता, स्वर्ण पदक। धर्म ज्योति देवघरिया ने जो है स्वर्ण पदक जीता इसमें, पुरुषों वाले इवेंट में। धर्म ज्योति देवघरिया ने जो है स्वर्ण पदक जीता इसमें, ये याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, विविध में 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S चैंपियनशिप उत्तराखंड के देहरादून में हुई थी। विजेता बालक वर्ग में बिहार रहा था, उपविजेता ओडिशा। बालिका वर्ग में भी विजेता बिहार और उपविजेता ओडिशा। नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप में खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के शुभंकर का अनावरण किया गया है। शुभंकर यानी मैस्कॉट है हिमालयन किंगफिशर, हिमालयन किंगफिशर। और जो है यही इसका आयोजन जो है श्रीनगर में डल झील में आयोजित होने वाला है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स इसका नाम है। फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ये डल लेक में होगा, श्रीनगर J&K में, श्रीनगर J&K में। और हिमालयन किंगफिशर जो है ये ऑफिशियल मैस्कॉट है। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत की जो बोली औपचारिक रूप से लगा दी गई है। 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली अप्रूव कर दी गई है।
संभावित शहर अहमदाबाद हो सकता है अगर ये बिड अप्रूव हो जाती है। आखिरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत ने होस्ट किया था दिल्ली में 2010 में। इंडिया तो मेजर इवेंट होस्ट करना चाहता है, आपको पता होना चाहिए। ये कॉमनवेल्थ गेम्स ये तो कंफर्म हो गया ऑफिशियल बिड, और 2036 ओलंपिक के लिए भी बिड डालना चाहता है इंडिया होस्टिंग राइट्स के लिए। 2036 ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स 2000 कह सकते हैं 30, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 और ओलंपिक 2036, इन दोनों मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स को इंडिया होस्ट करना चाहता है। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, इसका आयोजन डल झील में हुआ था, ये बताया आपको। और शुभंकर इसका हिमालयन किंगफिशर था। आयोजित खेल जो हुए थे रोइंग, कायाकिंग, कैनोइंग, वाटर स्कीइंग, ड्रैगन बोट रेसिंग, शिकारा, बोट स्प्रिंट्स, ये हुआ था। ओपन एज कैटेगरी थी ये। पदक तालिका में टॉप पर मध्य प्रदेश की टीम रही थी, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 18 इसमें मेडल जीते थे। फर्स्ट पर उत्तर प्रदेश इसमें फोर्थ पर रहा था 3 मेडल के साथ, और उत्तराखंड की टीम इसमें 10वें पर रही थी। ठीक है, मेडल टैली देख लीजिएगा। फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स जो हुआ था इसमें टॉप पर रहा था मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश यहाँ पर फोर्थ पर रहा था। आगे समिट सेक्शन पे आ जाएंगे। अगस्त 2025 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का सम्मेलन, ये केवड़िया में वो था, गुजरात में, केवड़िया गुजरात में। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो 5 वर्ष पूरे हुए हैं उसमें डिस्कशन किया गया था कि क्या क्या हम लोग आगे कर सकते हैं अपने विश्वविद्यालयों में। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के प्रमुख जो वाइस चांसलर्स थे उन्हीं का ये सम्मेलन हुआ था। वो लोग इसमें डिस्कस किए थे कि क्या हम लोग कर सकते हैं आगे एनईपी को लागू करने के लिए। सीएम युवा कन्क्लेव और एक्सपो, ये लखनऊ में हुआ था उत्तर प्रदेश में। सीएम युवा कन्क्लेव और एक्सपो ये हुआ था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। फर्स्ट इवेंट कंप्लीटली डेडिकेटेड टू लखनऊ यूथ एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड स्किल बेस्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। इसको इनॉग्रेट किया था चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने। आगे भारत के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र संघ सम्मेलन यानी इंडिया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेशंस कॉन्फ्रेंस, ये नोएडा में हुआ था। इंडिया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेशंस बेसिकली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ रन ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का। तो उनका ये कॉन्फ्रेंस हुआ था कहाँ पे? नोएडा उत्तर प्रदेश में, नोएडा उत्तर प्रदेश में। आगे भारत का पहला सशस्त्र बलों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन शेप के रूप में हुआ था, मतलब शेप नाम से न्यू दिल्ली में शेप का आयोजन किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, आर्म्ड फोर्सेस का ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हुआ था न्यू दिल्ली में। कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थलों पर महिला सुरक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय संगोष्ठी या नेशनल सेमिनार ये उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। वुमेन सेफ्टी पर आधारित वुमेन सेफ्टी एट वर्क एंड पब्लिक प्लेसेस पर नेशनल सेमिनार हुआ था लखनऊ में। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, एनएचआरसी ने, इन कोलैबोरेशन विद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चेयर लखनऊ यूनिवर्सिटी, इनके सहयोग से। आगे बढ़ेंगे। 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इस सम्मेलन का केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया। सम्मेलन का उद्देश्य मक्का उत्पादन को बढ़ाना है, किसानों की आय बढ़ाना है, कृषि पद्धतियों को इम्प्रूव करना। किसने ऑर्गेनाइज किया था? फिक्की ने, इंडियन मेज रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से। इंडियन मेज रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? आगे आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के सीओपी की बैठक हुई थी, मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज की कॉन्फ्रेंस COP 15। रामसर कन्वेंशन की कहाँ पे? विक्टोरिया फॉल्स के पास, जिम्बाब्वे में, विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव जी ने। और इसमें कंक्लूड किया गया विद द एडॉप्शन ऑफ रेजोल्यूशंस एम्ड एट वेटलैंड रिस्टोरेशन, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड इक्विटेबल गवर्नेंस। COP 15 कहाँ पे हुआ? जिम्बाब्वे, मतलब विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में। 88वीं कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की कार्यकारी समिति की बैठक, एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ये रोम इटली में हुई थी। हालांकि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इंडिया ने। ठीक है। 88वीं ये CCXE एग्जीक्यूटिव कमेटी मीट भारत की अध्यक्षता में हुई थी, भारत की अध्यक्षता में, लेकिन भारत में नहीं, रोम इटली में। और इसको को चेयर किया था माली, नाइजीरिया और सेनेगल ने। आगे है डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से 3 दिवसीय MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था दिल्ली के पूसा में। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था, इस वजह से जरूरी है ये।
और इसकी अध्यक्षता की थी सम्मेलन की कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। इसकी थीम है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन पाथ टू बायो हैप्पीनेस, एम एस स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। एआई इम्पैक्ट समिट जो है ये जानकारी दी गई कि 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी इंडिया करने वाला है। भारत में वृद्धावस्था उभरती वास्तविकता विकसित प्रतिक्रियाएं विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन ये न्यू दिल्ली में हुआ। एजिंग इन इंडिया इमर्जिंग रियलिटीज इवॉल्विंग रिस्पॉन्सेस पर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। किसने ऑर्गेनाइज किया? एनएचआरसी ने, इन कोलैबोरेशन विद नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और जो है इसको इनॉग्रेट किया था श्री वी राम सुब्रमण्यम, जो चेयरपर्सन है एनएचआरसी के। एक रिपोर्ट है एजिंग इन इंडिया चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, ये रिपोर्ट जारी की गई थी। आगे है महत्वपूर्ण खनिजों पर राष्ट्रीय सम्मेलन, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में आयोजित हुई थी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और अगस्त 2025 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 175वां फाउंडेशन ईयर भी बनाया गया। पुतिन ट्रंप का अलास्का शिखर सम्मेलन, ये अलास्का में हुआ था यूएस में। ठीक है, इसकी थीम थी परसुइंग पीस, लेकिन कोई भी पीस एग्रीमेंट नहीं हासिल हो पाया। ठीक है, पुतिन ट्रंप अलास्का समिट, ये अलास्का यूएस में हुई थी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत की यात्रा हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल के निमंत्रण पर चीन के विदेश मंत्री जो है वांग यी यहाँ पर आए थे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे थे और भारत और चीन के बीच सीमा संबंधी मुद्दों पर जो विशेष प्रतिनिधि हैं उनकी वार्ता के 24वें दौर की अध्यक्षता की थी। ठीक है, इस यात्रा के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में शिपकिला पास के माध्यम से फिर से व्यापार शुरू करने का जो प्रपोजल है उस पर अभी अपना इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी दे दिया है। वो चीन के साथ हो सकता है भारत फिर से व्यापार शुरू कर सकता है, गलवान घाटी और बाकी सब चीज़ों को भूल करके। मेला और महोत्सव देख लेते हैं हम लोग। बस्तर गोंचा फेस्टिवल, ये बस्तर छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ था। बस्तर गोंचा महोत्सव ये होता है, ये कल्चरल फेस्टिवल है और बेसिकली जगन्नाथ रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है छत्तीसगढ़ के बस्तर में। और नकली बंदूक चलाने की परंपरा भी इस फेस्टिवल में है। बस्तर गोंचा फेस्टिवल कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। हरेला पर्व, इसको हरियाली तीज भी कहा जाता है, ये उत्तराखंड का फेस्टिवल है और इसमें भगवान शिव और पार्वती के दिव्य विवाह को भी स्मरण किया जाता है इस त्योहार में। ठीक है, ये कल्चरल फेस्टिवल है और एग्रीकल्चर से भी इसका संबंध है। ठीक है, आदि तिरुवतिरई महोत्सव, आदि तिरुवतिरई महोत्सव ये तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। राजेंद्र चोल के दक्षिण पूर्व एशिया तक की पौराणिक समुद्री यात्रा के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गंगईकोंड चोलापुरम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के स्मरण करने के लिए, मतलब जो है पूर्वी एशिया की जब विजय की थी उसके बाद गंगईकोंड चोलापुरम मंदिर जो बनवाया था करीब 1000 वर्ष पहले ऐसा हुआ था, उसी वर्षगांठ बनाने के लिए आदि तिरुवतिरई महोत्सव मनाया गया था तमिलनाडु के गंगईकोंड चोलापुरम में। और जो है प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है, ये है इसमें आदि तिरुवतिरई महोत्सव, ये राजेंद्र चोल संबंधित है, राजेंद्र चोल। भील समुदाय का जो गावरी फेस्टिवल है ये मेवाड़ राजस्थान में मनाया गया था। 40 दिन का अनुष्ठानिक पर्व है। भील समुदाय के लोग इसमें तरह तरह के अपने नृत्य नाटक धार्मिक अनुष्ठान ये सब करते हैं और ये देवी गोरखिया माता को समर्पित होता है। जो इनकी डायटी है देवी गोरखिया माता को डेडिकेटेड ये फेस्टिवल होता है गावरी महोत्सव। माता पार्वती को अपनी बहन मानते हैं भील समुदाय के लोग और अगस्त में रक्षाबंधन की पूर्णिमा की यात्रा में उनकी याद में उत्सव मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा मेघालय अनानास महोत्सव, थर्ड मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल, ये नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, मेघालय सरकार द्वारा आयोजित किया गया था अनानास महोत्सव। इस महोत्सव का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव, फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ने इसको सेलिब्रेट किया था। इसमें जो डिस्टिंक्ट म्यूजिक ट्रेडिशन है 7 बिम्स्टेक कंट्रीज के, उनको सेलिब्रेट किया गया था। ठीक, 6 दिवसीय भारतीय सिनेमा महोत्सव, ये ट्रिंकोमाली में मनाया गया था श्रीलंका में। इस महोत्सव का उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को गहरा करना था। श्रीलंका के यूनिवर्सिटी के ट्रिंकोमाली परिसर में मनाया गया था 6 दिवसीय भारतीय सिनेमा महोत्सव। अब रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स पे आ जाएंगे तो न्यूम्बियो का सेफ्टी इंडेक्स आया था
नियोम्बो एक स्वतंत्र डेटा प्लेटफॉर्म है। उन्होंने बताया था कि विश्व के 3 सबसे सुरक्षित शहर कौन से? सबसे सुरक्षित शहर है अबू धाबी, सेकंड है दोहा कतर और थर्ड है दुबई यूएई। भारत को इसमें एज अ कंट्री स्थान दिया गया था 67 सुरक्षित शहरों के मामले में भारत को रैंक दिया गया था यहाँ पर 67। और भारत के 5 सबसे सुरक्षित शहर बताए गए थे मैंगलोर, वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत और जयपुर। ये सबसे 5 सुरक्षित शहर बताए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्मार्ट सिटी इंडेक्स ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD का आया था स्मार्ट सिटी इंडेक्स। तो सबसे जो टॉप स्मार्ट सिटी इनके हिसाब से ज्यूरिख सिटी है स्विट्जरलैंड का, सेकंड ओस्लो नॉर्वे की जो कैपिटल है वो है, जिनेवा स्विट्जरलैंड से, और दुबई यूएई से, अबू धाबी यूएई से, फिर लंदन है 6 पर, 7 पर कोपेनहेगन है। मतलब भारत का कोई भी शहर टॉप 10 में नहीं है। भारत के शहर का जो रैंक है शुरू होता है 104 से। ठीक है, दिल्ली ये 104 पर, और मुंबई, फिर हैदराबाद, फिर बेंगलुरु, मतलब 100 नंबर के बाद ये स्मार्ट सिटी की लिस्ट में वैश्विक स्तर पर शामिल है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये IMF जारी करता है, आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में भी आ चुका है। विश्व की खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति पर रिपोर्ट, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, सोफी रिपोर्ट, ये FAO, IFAD, यूनिसेफ, WHO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ज्वाइंटली जारी की है रिपोर्ट। इसके कंटेंट नहीं जरूरी है, तभी यहाँ पे ब्लैंक है। कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो एग्जाम के लिए जरूरी हैं, तो आप इसको जो है स्किप कर सकते हैं। ठीक है, राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक श्रेष्ठ, ये CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है शुरू किया गया श्रेष्ठ इंडेक्स। ये जल्दी अगले साल आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली इसमें क्या करने वाला है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट के ड्रग रेगुलेटरी बॉडीज को रैंक करेगा कि किस स्टेट में ड्रग रेगुलेशन कैसा है। ठीक है, ये 5 जो है कह सकते हैं पैरामीटर्स पर आधारित रहेगा कि स्टेट में ड्रग रेगुलेशन कैसा है। जिस स्टेट का ड्रग रेगुलेशन अच्छा है उसको अच्छा रैंक मिलेगा श्रेष्ठ इंडेक्स में, जिसका खराब है उसको खराब रैंक मिलेगा। ये है कुल मिला करके यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जारी किया इसको, और इंडिया का पहला स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी इंडेक्स ये होगा। CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको प्रपोज किया है, और इससे असेसमेंट हो सकेगा कि किस राज्य में ड्रग रेगुलेशन की ज़्यादा जरूरत है। और इसमें क्या पैरामीटर्स होंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज, सर्विलांस सिस्टम, रिस्पॉन्सिवनेस टू पब्लिक ग्रीवेंसेस, लेबोरेटरी टेस्टिंग कैपेसिटी और लाइसेंसिंग एक्टिविटीज। तो किस स्टेट में जो ड्रग रेगुलेटरी बॉडी हैं इन पैरामीटर्स पर खरीद रहेंगे उनको स्टेट वाइज रैंक किया जाएगा। ये रैंकिंग हो सकता है हमको नेक्स्ट ईयर से देखने को मिले। ऐसे एग्जाम में आ सकता है कि श्रेष्ठ इंडेक्स किससे संबंधित है, क्या ये सिविल सर्विसेज रिफॉर्म संबंधित है, क्या ये जो है फूड सिक्योरिटी रिफॉर्म संबंधित है, क्या ये एग्रीकल्चरल रिफॉर्म संबंधित है, या फिर ड्रग रेगुलेटरी रिफॉर्म संबंधित है। तो श्रेष्ठ इंडेक्स स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद ड्रग रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। बांग्लादेश का पहला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये किसने प्रिपेयर किया है, ये जो है यूनिसेफ, यूरोपियन यूनियन और बांग्लादेश का जो प्लानिंग कमीशन है उसने जारी किया है। कुल मिलाकर ये बांग्लादेश का पहला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया है, और इसमें बताया गया कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का रेट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। ठीक है, ये है। तो ऐसे एग्जाम में आ सकता है कि भी किस देश ने हाल ही में जुलाई में अपना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है, बांग्लादेश ने। बांग्लादेश एप्स एंड पोर्टल्स, तो प्रेस सेवा पोर्टल ये भारतीय प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, भारतीय प्रेस महापंजीयक की तरफ से जारी किया गया है। सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जैसे पहले दिक्कत होती थी, अगर पब्लिशर को अपने आपको रजिस्टर करना है तो उनको दिक्कत होती है, लेकिन प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से नए पब्लिशर जो है बुक पब्लिशर वगैरह अपने आप को रजिस्टर कर सकेंगे। MCQ सेक्शन पे आ जाते हैं। 14 जुलाई 2025 को निम्नलिखित में से किसने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में कोल इंडिया की पहली पूर्णतः महिला संचालित डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया? तो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के जो अधिकारी हैं हरीश दुहान, उन्होंने किया था। तो कोल इंडिया लिमिटेड की पहली ये ऑल वुमेन रन डिस्पेंसरी कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है, ये बिलासपुर में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के हेडक्वार्टर बिलासपुर में इनॉग्रेट की गई है। ये ज़्यादा जरूरी है, ये आ सकता है एग्जाम में, बिलासपुर। 30 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री जी ने पिपरवा से भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों की कितने वर्ष बाद भारत वापसी की घोषणा की? बेसिकली जो भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष हैं, पवित्र अवशेष 1898 में एक ब्रिटिश इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेपे ने खोजे थे। बाकी तो ब्रिटिश एम्पायर को इसने जमा करा दिया था खजाना, लेकिन कुछ हिस्सा चोरी से अपने पास रख दिया था। और इसके जो भी मतलब कह सकते हैं पुत्र पौत्र वगैरह थे
इनके वंशज थे, इन लोगों ने क्या किया कि उन रिलिक्स को बेचने का प्रयास किया। हांगकांग में एक बोली लगने वाली थी, उनको इंटरनेशनली ऑक्शन किया जाना था, लेकिन भारत ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बेसिकली इस ऑक्शन को रुकवाया कि ये अवशेष जो है भारत को बिलोंग करते हैं, भारत भूमि के हैं, और ये 127 साल बाद फाइनली भारत वापस आ रहे हैं बुद्ध के पिपरवा अवशेष। बी यहाँ पे सही है। वर्जिन पॉलीमर या वर्जिन प्लास्टिक टर्म चर्चा में रहता है। वर्जिन प्लास्टिक या वर्जिन पॉलीमर डायरेक्टली पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक से बनाया जाता है, जैसे कि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। इसको कभी भी रिसाइकल ना किया गया हो। ये नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल से बनाया जाने वाला ऐसा पॉलीमर या प्लास्टिक है जो रिसाइकल्ड नहीं है और डायरेक्टली बनाया गया है। ये सही है। FAO फूड प्राइस इंडेक्स इज अ मंथली मेजर ऑफ इंटरनेशनल प्राइजेस ऑफ बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज। FAO के द्वारा ये फूड प्राइस इंडेक्स ये मंथली जारी किया जाता है। ये सही है। इसमें वनस्पति तेल, डेयरी उत्पाद, मांस और चीनी जैसी खाद्य वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमत का एक माप होता है ये। जॉर्जिया के कामचटका प्रायद्वीप के पैसिफिक तट से 136 किलोमीटर दूर 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था। बाकी न्यूज़ तो सही है, लेकिन कामचटका प्रोविंस क्या जॉर्जिया के पास है? ऑब्वियसली नहीं, ये रशिया में है। रशिया में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था 8.8 तीव्रता का, ये आपको पता होना चाहिए। हमारा आंसर इस पे सही हो जाएगा सी। 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, केवल 1 और 2। रशिया में जो है भूकंप आया था कामचटका पेनिनसुला में, और ये जो है वर्ल्ड्स बिगेस्ट अर्थक्वेक सिंस 2011 के बाद अब तक का सबसे बड़ा अर्थक्वेक इसको कहा जा रहा है। इस अर्थक्वेक के बाद वर्ल्ड सुनामी वार्निंग जारी की गई थी आसपास। इसके अलावा क्लूशेवस्कोय ज्वालामुखी फटा था। क्लूशेवस्कोय जो वोल्केनो जो कामचटका रशिया में लोकेटेड है, उसमें भी इरप्शन हुआ था। ये एशिया का लार्जेस्ट वोल्केनो है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश को स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित कर दिया था? केनिया को। ऑप्शन नंबर सी। 31 जुलाई को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार जम्मू कश्मीर में बन रही जोजिला सुरंग की पूर्णता समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? मतलब ये प्रोजेक्ट जो है ये कब तक पूरा किया जाएगा? ये फेब 2028 तक अब पूरा होगा। जोजिला टनल जो है फाइनली अब कंप्लीट होगी कब तक? फेब 2028 तक। फेब 2028 तक ये कंप्लीट होगी। पहले इसकी जो डेडलाइन थी वो सितंबर 2026 तक की थी। ये टनल कितनी लंबी है? 13.153 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये 11,578 फीट ऊंचाई पर सी लेवल से बनी है, और जो है जोजिला पास के नीचे बन रही है। ठीक है, जोजिला टनल, इसकी जो लेंथ है वो ध्यान रखिएगा 13.153 किलोमीटर। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किस जिले के सतनावरी गांव को देश के पहले स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज के रूप में विकसित करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? इंडिया का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज ये बनेगा सतनावरी। ये कहाँ पड़ता है? नागपुर में। नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर। सी यहाँ पे सही है। इस विलेज में मात्र 1800 लोग रहते हैं। अच्छी कनेक्टिविटी है, बुनियादी संरचना भी अच्छी है, तो इसी को डेवलप किया जाएगा भारत के पहले स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज के रूप में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साइबर स्पेस ऑपरेशंस और एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए संयुक्त सिद्धांतों के सार्वजनिक संस्करणों को मंजूर किया है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा अगर कोई इनिशियल प्रोजेक्ट है तो उसको प्रेसिडेंट नहीं जो है रिलीज करेंगे। इसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने किया था, अनिल चौहान जी ने। संसद ने 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेने के लिए जो इनकम टैक्स एक्ट है 2025 इसको जो है पारित कर दिया है। 2026 से लागू भी हो जाएगा ये अप्रैल से। ये सही है। इनकम टैक्स एक्ट काफ़ी बड़ा एक्ट है, सभी अधिनियमों में से सबसे बड़ा है इनकम टैक्स एक्ट। आपको पता है बहुत सारे पेजेस हैं इसमें। 1961 वाला जो एक्ट था इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स थे जो बहुत ही कठिन थे, उसकी शब्दावली को सरल बनाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट आया 2025 का। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा कि आधार, वोटर आईडी और पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण अब नहीं माना जाएगा। ये सही है। हमारा आंसर सही हो जाएगा। ओनली 1 यहाँ पे इनकरेक्ट है। ओनली 1 जो है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओनली 1। नया इनकम टैक्स एक्ट जो है ये कब से लागू माना जाएगा? 1 अप्रैल 2026 से। इनकम टैक्स एक्ट को प्रेसिडेंट असेंट भी मिल चुका है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई जैसे बांग्लादेशी सिटीजन यहाँ पर आके आधार, वोटर आईडी बनवा लेता है तो वो उसकी नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। अगस्त 2025 में भारत ने मॉडल और निर्माताओं की अनुमोदित सूची के तहत कितने गीगावाट सोलर वोल्टाइक मॉड्यूल निर्माण क्षमता हासिल कर लिया है? इंडिया का सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है ये कितनी हो चुकी है? 100 गीगावाट की। 100 गीगावाट, 100 गीगावाट की हो चुकी है। 100 गीगावाट।
बाय व्हाट परसेंटेज डिड इंडियाज एक्सपोर्ट इंक्रीज टू 37.24 बिलियन इन जुलाई 2025? भारत का निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ करके 37.24 अरब डॉलर पहुंच गया है? भारत के निर्यात में वृद्धि हुई है 7.3% की। 7.3% की भारत के निर्यात में वृद्धि हुई है। सी। 14 जुलाई 2025 को गोवा सरकार ने राज्य की किस नदी पर भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सर्विस शुरू की है? भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सर्विस शुरू की है मांडवी रिवर पर। मांडवी रिवर पर। ए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? केंद्रीय मंत्री जो राजीव रंजन सिंह है, एसपी बघेल ने दिल्ली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित बैठक विवरण तैयार करने वाले उपकरण सभासार का विमोचन किया है। यानी कि एआई पावर्ड मीटिंग रिपोर्ट प्रिपरेशन टूल सभासार न्यू दिल्ली में इसको जो है शोकेस किया गया। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सभासार ये बैठक विवरण तैयार कर सकता है। ठीक है, कोई पर्सन को बैठक विवरण लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटालिन एक नदी प्रवाह विद्युत परियोजना है, यानी कि एटालिन इज अ रन ऑफ रिवर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन ड्री एंड तेंगोन रिवर इन अरुणाचल प्रदेश दिबांग वैली। ये सही है। एटालिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये द्री और टेंगोन नदियों पर स्थित है अरुणाचल में। लाइबेरिया के गोला तिवाई परिसर को पहली बार यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि गोला तिवाई कॉम्प्लेक्स जो है ये कहाँ पे? सियरा लियोन कंट्री में। सियरा लियोन में है। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा। इसमें 1 and 2 ओनली। बी यहाँ पे सही है। 1 and 2 ओनली बी। सियरा लियोन कंट्री की पहली यूनेस्को साइट है गोला तिवाई कॉम्प्लेक्स। गोला तिवाई कॉम्प्लेक्स। 1 अगस्त 2025 को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने उत्तराखंड के किस शहर में आदि कर्मयोगी अभियान की तीसरी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला का शुभारंभ किया था? ये देहरादून में। देहरादून में। देहरादून में। ए। आगे प्रश्न है जुलाई 15 2025 में टेस्ला ने अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर इंडिया में कहाँ पे और मतलब इनॉग्रेट किया था? मुंबई के बीकेसी में, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में। बी यहाँ पे सही है, मुंबई। केरल राज्य में स्थित अर्थनुकुलम पुलिस स्टेशन को बीआईएस का जो प्रमाण मिला है, भारत का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है जिसको ये आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है, क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन सिस्टम के अंतर्गत। केरल के अलाप्पुड़ा में है ये। अलाप्पुड़ा में। अलाप्पुझा वैसे लिखते हैं मलयाली भाषा में, इसको अलाप्पुड़ा बोलते हैं। ठीक है, आगे है 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का 97वां स्थापना दिवस मनाया गया था। बी यहाँ पे सही है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी, तो ये 97th है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत मुंबई के बीकेसी से थाने के बीच समुद्र के नीचे बनने वाली 21 किलोमीटर लंबी सुरंग के पहले खंड का उद्घाटन किया गया। ये सही कथन है। 18 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई के एनएफडीसी कॉम्प्लेक्स में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के पहले परिसर का उद्घाटन किया है। ये सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे खोला गया है? मुंबई में। मुंबई। आगे है गुजरात स्थित मुंद्रा बंदरगाह भारत का लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है। भारत का लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट, ये सही है। ये चर्चा में रहता है। सही है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, सी। इनमें सही क्या है? उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा देश दिसंबर 2025 से 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को यूट्यूब के अकाउंट को बैन करने वाला है? मतलब 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यूट्यूब अकाउंट नहीं बना सकते हैं। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। डी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने यंगस्टर्स के लिए टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक, स्नैपचैट बैन कर दिया था। यूट्यूब भी अब उस लिस्ट में शामिल हो चुका है कि 16 साल के कम उम्र के बच्चे अब इसको नहीं चलाएंगे। 14 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य के शिवमोगा जिले के सिंगदूर में देश के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेड ब्रिज का उद्घाटन किया था? तो शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, सी यहाँ पे सही है। इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है। इंडिया फर्स्ट लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज किस स्टेट में बना है? क्या आप बता सकते हैं कमेंट करके? निम्नलिखित में से
कौन सा राज्य टीबी मृत्यु पूर्वानुमान मॉडल को लागू करने वाला राज्य बन गया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु मतलब तमिलनाडु ने ऐसा मॉडल डेवलप किया है कि रिपोर्ट्स वगैरह के आधार पर ट्यूबरक्लोसिस से डेथ होने की संभावना कितनी है इसको प्रेडिक्ट कर सकता है, और वहाँ के स्टेट वाइड जो एप्लीकेशन चलता है टीबी सेवा उससे इंटीग्रेट करके उनकी दवाई वगैरह सुनिश्चित कर सकता है। आगे 14 जुलाई 2025 को भारत विकास परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? 63वां। डी यहाँ पे सही है। फिर है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? गृह मंत्रालय ने अनिवासी भारतीय कार्ड के नियमों को और भी कड़ा कर दिया है। ठीक है, तो मतलब क्या एनआरआई कार्ड्स को टाइटन किया गया रूल्स को? ये रॉन्ग है। ओसीआई कार्ड होल्डर्स के रूल्स को टाइटन किया गया है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड जो है इसके लिए कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को भारत के कानून के हिसाब से 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है, या फिर ऐसा ऑफेंस जिसमें 7 साल या उससे ज़्यादा की सजा हो सकती है, उसके लिए चार्जशीट जारी कर दी जा चुकी है कोर्ट में, तो उसका ओसीआई रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये कहा गया है। तो ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए नियम कड़े किए गए हैं। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट रॉन्ग है। एनआरआई कार्ड्स के लिए नहीं, ओसीआई कार्ड्स के लिए यहाँ पर रूल्स टाइटन किए गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सेनेगल को ट्रिकोमा फ्री घोषित कर दिया है, यह सही कथन है। और यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिया फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक और लेबोरेटरी को कहाँ पे इनॉग्रेट किया? हैदराबाद, तेलंगाना में। ये भी सही है। तो इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट है केवल एक, इनकरेक्ट है केवल एक, ओनली वन, ओनली वन। तीन स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। 11 अगस्त 2025 को नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए टाइप 7 नवनिर्मित बहुमंजिला 184 फ्लैटों का उद्घाटन किया, यह सही कथन है। सही है। 6 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया, यह भी सही है। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर भारत के पहले स्वदेशी 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया, ये रॉन्ग है। गुजरात में तो किया गया है लेकिन कांडला पोर्ट पर। ठीक है, कांडला पोर्ट पर पहली बार किसी पोर्ट में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया है, भारत का पहला। तो कांडला पोर्ट है, ना कि मुंद्रा। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, 1 and 2 ओनली। सी, 1 and 2 ओनली। किसी भी पोर्ट पर बनाया गया पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है ये, कांडला पोर्ट पर। 27 जुलाई 2025 को किसने राजेंद्र चोल के नौसैनिक अभियान की 1000वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो है ये कमेमोरेटिव कॉइन रिलीज किया? नरेंद्र मोदी जी ने। बी यहाँ पे सही है, नरेंद्र मोदी जी, बी यहाँ पे सही है। 1000 रुपए का ये सिक्का जारी किया गया है, 1000 रुपए का ये स्मारक सिक्का जारी किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह, भारत विश्व का कौन से नंबर का मछली उत्पादक देश बन गया है? तो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक राष्ट्र भारत बन चुका है लेटेस्ट डेटा के अनुसार। आंसर हो जाएगा इसमें बी। चाइना फर्स्ट लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट। संघ लोक सेवा आयोग अपना 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1 साल तक लगातार कार्यक्रम चलाता रहेगा, ये सही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने घोषणा की कि यदि इसराइल गाजा में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाया गया तो ब्रिटेन क्या करेगा कि एक देश के रूप में फिलिस्तीन को रिकग्निशन दे देगा, यह भी सही है। फिर है कि रूस के सुदूर पूर्व में कामचटका प्रायद्वीप में कुरिल द्वीप समूह में 6.8 का भूकंप आया था, यह सही है। ठीक है, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। सभी कथन यहाँ पे सही है। यहाँ पर एक क्रशेनिकोव वोल्केनो स्थित है कामचटका पेनिनसुला में, और 600 वर्षों में पहली बार यहाँ पर भूकंप आया है। और यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को, ये आपको पता है। ये कह सकते हैं 1919 का जो एक्ट आया था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1919 के तहत, और ली कमीशन की रिकमेंडेशन पर यूपीएससी का गठन यहाँ पे किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बांग्लादेश के ढाका में माइलस्टोन कॉलेज परिसर में जो है वायुसेना का एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश एयर फोर्सेस का विमान यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुआ था ढाका बांग्लादेश में, ये सही है। इसके बाद है कि तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर जिले के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए जो है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए इंडिया का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करने की अनाउंसमेंट की है। मतलब यहाँ पर हॉर्नबिल कंजर्वेशन का भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किया जाएगा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में, ये सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? कोई भी नहीं, तो इनकरेक्ट हो जाएगा नन ऑफ द अबव, डी यहाँ पे सही है, डी।
हॉर्नबिल्स को फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। जुलाई 21 2025 में अशोका पिलर का एक रेप्लिका जो है एक बुद्धिस्ट टेम्पल में इनॉग्रेट किया गया था। कहाँ पे? वास्का डुआ श्री सुभूति विहाराय में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया था। ये जो है श्रीलंका के किस जिले में किया गया था? श्रीलंका के कलातुर में एक कह सकते हैं ये ऐसा पिलर लगाया गया है जो कॉपी करता है अशोका के पिलर को। अशोक स्तंभ की प्रतिकृति ये कलातुर श्रीलंका में इनॉग्रेट की गई थी। रेप्लिका ऑफ अशोकन पिलर। किस राज्य की स्केटर जानवी जिंदल ने 5 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए फ्री स्टाइल इन लाइन स्केटिंग में? ये किस जो है स्टेट या यूटी से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से जानवी जिंदल, इन्होंने जो है कुल मिलाकर 5 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने रिकॉर्ड दर्ज किए हैं स्केटिंग में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लार्सन एंड ट्यूब्रो ने एल&टी एनर्जी ग्रीनटेक लिमिटेड हरियाणा स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पानीपत रिफाइनरी में भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। तो एल&टी एनर्जी ग्रीनटेक लिमिटेड ने कहा है कि इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पानीपत रिफाइनरी में सेटअप करेंगे। ये सही है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने यूएई की कंपनी एक्वा ब्रिज के सहयोग से एक्वा कल्चर परियोजना स्थापित करने की पहल को मंजूर कर दिया है। यह भी सही है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि तकनीकी शिक्षा सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए 121 राजकीय पॉलिटेक्निक को टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से जो है मॉडर्नाइज किया जाएगा और उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप किया जाएगा। ये भी सही है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट डी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की 10वीं वर्षगांठ कब बनाई गई थी? 15 जुलाई 2025 को, क्योंकि ये स्कीम जारी की गई थी 15 जुलाई 2025 को स्किल डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए भारत में। सी यहाँ पे सही है। कौन सा कथन रॉन्ग है? तो पहला कथन है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ये एपेक्स नेशनल बॉडी है ऑर्गन और टिश्यू डोनेशन ट्रांसप्लांटेशन को ओवरसी करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा इसको जो है देखा जाता है, रन किया जाता है। ये सही है। वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जो एक बाघिन है टाइगरस मछली T16 जिसका नाम है, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए रणथंभौर पर एक भव्य स्मारक का अनावरण किया। स्मारक का अनावरण तो हुआ था ये मछली नामक बाघिन के लिए, लेकिन ये इनॉग्रेट किया था वहां के सीएम ने, ठीक है, ना कि जो है राजनाथ सिंह जी ने। तो ये रॉन्ग हो गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित किए जाने की घोषणा की, जिसमें अग्निवीर टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के हिस्सा होंगे। ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ये घोषणा उत्तराखंड के सीएम ने की थी, ना कि हरियाणा के सीएम ने। तो 2 यहाँ पे रॉन्ग हो गए। आंसर हो जाएगा इसमें 2 and 3 ओनली। 2 and 3 ओनली रॉन्ग है। सही वाला हमने बता दिया क्या है। सही वाला ये है कि जो है ग्लोबल टाइगर दिवस के अवसर पर राजस्थान के फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट मिनिस्टर संजय शर्मा ने इनॉग्रेट किया था। मैंने शायद सीएम बोल दिया, सीएम नहीं। राजस्थान के एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने जो है टाइगरस मछली के लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व में एक स्मारक का अनावरण किया। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने किया कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स एस्टैब्लिश की जाएगी, जिसमें अग्निवीर शामिल होंगे। 29 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य के किस शहर में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप जो है वैशाली का अनावरण किया? वैशाली में, वैशाली बिहार में, वैशाली बिहार बी। 29 जुलाई को भारतीय रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी सहित किसी भी एकल विनिमय संस्था यानी कि रेगुलेटेड एंटिटी एनबीएफसी को मिलाकर के व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कॉर्पस एज एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम, यानी किसी भी जो रेगुलेटेड एजेंसी है जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है उसके द्वारा जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में कितना कॉर्पस जो है ये लिमिट किया गया है। तो ये कॉर्पस रखा जाएगा 10%। 10%, यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में कोई भी रेगुलेटेड एंटिटी बैंक या फिर एनबीएफसी 10% तक का ही अपना टोटल कॉर्पस को इसमें लगा सकते हैं। टेमा इंडिया लिमिटेड ने महाराष्ट्र के किस जिले में भारी जल उन्नयन के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा शुरू की है? और मतलब ये कहाँ पे शुरू किया गया है? टेना इंडिया लिमिटेड हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट प्राइवेट टेस्टिंग फैसिलिटी फॉर हैवी वाटर अपग्रेडेशन पालघर में। पालघर महाराष्ट्र में। ये किसने डेवलप किया? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC की सहायता से, पालघर में।
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सेटअप किया गया था 1969 में। ये सही है, 1969 में। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और जो है ट्रैफिक इन्फोर्समेंट के लिए एआई आधारित पायलट प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। ये सही है, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 and 2 बोथ करेक्ट, 1 and 2 बोथ करेक्ट, 1 and 2 बोथ करेक्ट। और ये 1969 में एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जो है सेटअप किया गया था प्रोफेसर वी राव कमेटी के रिकमेंडेशन पर। ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की जो कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है कि वो एआई पावर्ड रोड सेफ्टी एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड बिकम द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन नेशन टू बैन ऑल आर्म्स ट्रेड विद इसराइल। इसराइल के साथ सभी प्रकार के हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपियन यूनियन कंट्री कौन बना है? स्लोवेनिया। स्लोवेनिया, स्लोवेनिया का कैपिटल क्या है? जल्दी से कमेंट करके आप बताएं कमेंट में। आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को देश के सबसे बड़े शहरी सहकारी बैंक सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के साथ विलय करने की मंजूरी दे दी है। तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के साथ विलय हो चुका है। ठीक है, और ये जो है सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक देश का लार्जेस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था, ये अब न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के साथ मर्ज हो गया है। ये सही है। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 2025-26 से 28-29 तक 4 वर्षों की अवधि में 2000 करोड़ रुपए की केंद्रीय अनुदान सहायता की योजना को मंजूर कर दिया है। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए जो है यूनियन कैबिनेट ने पैसा अप्रूव कर दिया। ये सही है। आगे लोकसभा ने मैरीटाइम कार्गो ट्रांसपोर्ट बिल 2025 को 6 अगस्त को पास किया था। ये रॉन्ग है क्योंकि लोकसभा ने नहीं, एक्चुअली राज्यसभा ने इस डेट में पास किया इस बिल को। राज्यसभा ने मैरीटाइम कार्गो ट्रांसपोर्ट बिल, हमारा आंसर सही हो जाएगा 1 and 2 ओनली। मैरीटाइम कार्गो एक्ट जो अब बनेगा ये इंडियन मैरीटाइम कार्गो ट्रांसपोर्ट एक्ट 1925 को रिप्लेस करेगा। तो जितने भी ब्रिटिश काल के कानून है धीरे धीरे करके सरकार उनको अमेंड करती जा रही है या फिर उनको नए तरीके से लागू करती जा रही है। आगे है 27 जुलाई को 2025 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के नागपुर जिले के किस गांव में देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया? कहाँ पे? वाधमना या वधुमान गांव में जो है नागपुर डिस्ट्रिक्ट में पहला ये एआई पावर्ड आंगनवाड़ी सेंटर ओपन हुआ है। वधमना में या वधुमान में, कुछ भी आप कह सकते हैं। नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में जो है इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड आंगनवाड़ी, एआई पावर्ड आंगनवाड़ी। अगस्त 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन उत्तर प्रदेश का पहला जो है प्राइवेटली ओन्ड जो है रेलवे स्टेशन बन गया है? गोमती नगर रेलवे स्टेशन, बी यहाँ पे सही है, बी। तो ट्रेन ऑपरेशन, सिक्योरिटी, टिकट सेल्स ये इंडियन रेलवे ही हैंडल करेगा, लेकिन अदर सर्विसेज जो है ये प्राइवेट कंपनी को दे दिए गए हैं। ठीक है, ये है कुल मिला करके। ऐसा नहीं कि स्टेशन बेच दिया सरकार ने, ऐसा कुछ नहीं है। इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड चीफ मिनिस्टर मोहन यादव वर्चुअली इनॉग्रेट स्टेट्स लार्जेस्ट वाटर पार्क? मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट वाटर पार्क जो है ये कहाँ पे खोला गया है? एमपीपीएससी वाले लोग इसको देख सकते हैं, इंदौर में। इंदौर में। अन्य जो है स्टेट पीसेस के लिए नहीं जरूरी रहेगा, एमपी के एग्जाम्स के लिए हो सकता है। आगे है उत्तर प्रदेश में मतलब ये उत्तर प्रदेश में पर्यटन को प्रमोट करने के लिए टूरिज्म इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया है। ये रॉन्ग है क्योंकि ये काउंसिल गठन हुआ तो है लेकिन हिमाचल में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया है। फिर है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत सांकेतिक भाषा दुभाषियों, अनुवादकों, विशेष शिक्षकों को पैनल में शामिल करने में हमें पंजाब का पहला राज्य बन गया है। ये सही है। 3 अगस्त 2025 को रशिया ने विड्रॉ कर लिया है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी से। ठीक है, यूएस इससे पहले ही हट गया था 2019 में, रशिया भी फाइनली अब हट गया है। ये सही है, हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो काउंसिल का गठन किया है टूरिज्म इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल का गठन हिमाचल प्रदेश ने किया है, ना कि उत्तर प्रदेश ने। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगस्त 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित हुआ था? फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट जो है राज्य घोषित हुआ था केरल। डी यहाँ पे सही है, डी। आगे है हाउ मेनी इंस्टीट्यूशंस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस अंडर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन?
खान मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के अंतर्गत कितने संस्थानों को जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में घोषित किया है? 7 को। ठीक है, 7 को। उनके नाम यहाँ पे गिवन है 7। कौन कौन से हैं ये? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी आईएसएम धनबाद, आईआईटी रुड़की, सीएसआईआर, आईआईएमएमटी भुवनेश्वर, सीएसआईआर एनएमएल और ये हैदराबाद का संस्थान। आगे बढ़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग हैड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान वेस्ट टू वंडर थीम पार्क इनॉग्रेशन बिहार में किया था किसने? वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। ये पटना में बन रहा है वेस्ट टू वंडर पार्क। इसका नाम होगा देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान। आगे प्रश्न है 4 से 8 अगस्त 2025 तक फिलीपींस के प्रेसिडेंट फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर भारत की राजकीय यात्रा पर रहे थे। ये कथन सही है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मालदीव की यात्रा पर रहे थे 25-26 जुलाई को। ये भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 1 and 2 बोथ करेक्ट। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे है 19 अगस्त 2025 को रक्षा उत्पादन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में भारत की कुल रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? ये एग्जाम में आ सकता है डायरेक्टली ये। ठीक है, तो निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी भारत के डिफेंस प्रोडक्शन में अब है 22.56%। 22.56%। 24 अगस्त 2025 को निम्नलिखित में से किस सुरक्षा बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो यूनिट शुरू की है? पहली पूर्ण महिला कमांडो यूनिट शुरू की है सीआईएसएफ ने। सीआईएसएफ ने, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस ने। आगे फिर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है जन विश्वास अमेंडमेंट बिल को लोकसभा में पारित किया था 18 अगस्त 2025 को, जन विश्वास बिल। ये सही है। इसके बाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपना एसेंट प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल को दे दिया था और इनकम टैक्स एक्ट को। तो ये सही है। ठीक है, ये कथन एक्चुअली आधा सही है क्योंकि प्रमोशन और एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल को असेंट तो 22 अगस्त को मिला, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट को असेंट मिला था 21 अगस्त को। 21 अगस्त 2025 को जो है इस एक्ट को प्रेसिडेंट असेंट मिला। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें करेक्ट हो जाएगा ओनली वन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ओनली वन, केवल एक। लेकिन जो जन विश्वास एक्ट है ये वैसा ही है जैसे जन विश्वास एक्ट 2023 था। इसमें कई सारे जो सेंट्रल एक्ट्स हैं जो बहुत पुराने हैं और इसमें कई ऐसे ऑफेंसेस जो आज के परिप्रेक्ष्य में ऑफेंसेस नहीं होने चाहिए उसको डिक्रिमिनलाइज किया गया है। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 में, अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 के अंतर्गत, दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एक्ट 1994 के अंतर्गत कई ऐसे अपराध जो अपराध नहीं माने जा सकते आजकल के मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में, उनको डिक्रिमिनलाइज किया गया है। ठीक है, 350 प्रोविजंस अमेंड किए गए हैं करीब 17 सेंट्रल एक्ट्स के और 19 मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स के 42 सेंट्रल एक्ट से संबंधित ये प्रावधान शामिल हैं इसमें जन विश्वास एक्ट में। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट जो है इसने ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रमोट करने का निर्णय लिया है और उसको जो है आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। जबकि जो हार्मफुल ऑनलाइन मनी गेम है जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व होता है, जिसमें आपको अपने बैंक अकाउंट से पैसे जुए के रूप में लगाने पड़ते थे, ड्रीम 11 फलाना 11, ठीक है, उन बैटिंग ऐप्स को बैन कर दिया। मतलब कुल मिलाकर जो बैटिंग ऐप्स हैं उनको बैन किया गया है इस एक्ट के तहत। पार्लियामेंट ने ये प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट जो है पारित किया था 21 अगस्त 2025 में और इसको प्रेसिडेंट असेंट 22 अगस्त 2025 को मिला था। जबकि इनकम टैक्स एक्ट जो है इसको प्रेसिडेंट असेंट कब मिला? 21 अगस्त 2025। ये बहुत ज़रूरी डेट्स हैं, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, इस वजह से इसमें डेट्स पर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। 6 अगस्त 2025 को माउंटेनियर कबाक यानो किस स्टेट को बिलोंग करते हैं जिन्होंने माउंट किलिमंजारो को फतह किया जो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है? ठीक है, ये है अरुणाचल से। कहाँ से है ये? अरुणाचल से। डी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे। 8 अगस्त 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा जो सीता माता को समर्पित टेम्पल है पुनौरा धाम में। ये बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में सीता माता का भारत का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है? सीतामढ़ी में। कहाँ बन रहा है? सीतामढ़ी में। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना है वैसे ही उसी की तर्ज पर सीतामढ़ी में माता सीता का भारत का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। ठीक है,
अयोध्या टेम्पल ट्रस्ट जैसे बना था वैसे श्री जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम मंदिर न्यास समिति बनी है इस टेम्पल को भव्य रूप देने के लिए। ठीक है, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो पहला है कि सुप्रीम कोर्ट की जो ये जो बेंच है इसने अभी जजमेंट दिया कि 4 अगस्त को कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशनली और स्टैट्यूटरली एम्पावर्ड है कंपनसेशन रिकवर करने के लिए। मतलब किसी भी एंटिटी ने, मान लीजिए फैक्ट्री है, उसने तालाब को गंदा किया तो उनसे जुर्माना वसूलने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार कहा था कि डायरेक्टली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जुर्माना नहीं वसूल सकते हैं, तो उस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया गया, तो ये सही है। इंडिया ने फर्स्ट सेट ऑफ 7 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया इंडिया यूएन ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव के अंतर्गत। तो भारत ने 7 नहीं 4 ऐसे प्रोजेक्ट अभी शुरू में लॉन्च किए हैं यूएन ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव के तहत। सेकंड स्टेटमेंट फैक्चुअली रॉन्ग हो जाएगा इस तरीके से, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड ओनली। सेकंड ओनली क्योंकि भारत ने 4 जो है इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं अभी, वो 4 ये देखिए लिखे हुए हैं, 4 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडिया ने अभी लॉन्च किए हैं। भारत जो है नेपाल को राइस प्रमोशन के क्षेत्र में सपोर्ट करेगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के असिस्टेंस से डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म ज़ैम्बिया और लाओ पीडीआर के लिए भारत डेवलप करेगा। ठीक है, ये सब भारत को करना है, 4 मतलब करना है प्रोजेक्ट्स शुरू में। 21 अगस्त 2025 को निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली के वसंत कुंज में वस्त्र मंत्रालय की तरफ से विकसित एक शिल्प परिसर द कुंज का उद्घाटन किया? एक क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स द कुंज, ये कपड़ा मंत्रालय की तरफ से, इसका इनॉग्रेशन किसने किया? गिरिराज सिंह जी ने। गिरिराज सिंह जी ने, ये यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2025 में भारत सरकार ने खाद्य कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत फोर्टिफाइड राइस स्कीम को कब तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है? फोर्टिफाइड राइस स्कीम पहले 2024 तक ही चलनी थी, लेकिन अब इसको दिसंबर 2028 तक आगे बढ़ा दिया गया है। बी यहाँ पे सही है। फोर्टिफाइड राइस के बारे में मैंने वीडियो में शुरू में आपको बताया था। भारत में FSSAI स्टैंडर्ड्स 2018 के हिसाब से फोर्टिफाइड राइस में 3 चीज़ें जरूर होनी चाहिए। ठीक है, फोर्टिफाइड राइस स्कीम को इनिशियली लॉन्च किया गया था 2018 में। ठीक है, अनीमिया मुक्त भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत, फिर इसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से भी जोड़ दिया गया था। ठीक है, आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अगर आप पॉलिश्ड राइस खाते हैं, पॉलिश्ड राइस खाते हैं तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? ठीक है, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। 2 अगस्त 2025 को मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़े कछुए गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशिया विशालकाय कछुआ जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियाटिक जायंट टार्टॉइज, इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया था ज़ेलियांग कम्युनिटी रिजर्व में, नागालैंड में। किस डिस्ट्रिक्ट में? तो नागालैंड के पेरेन में इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया था, इस एशिया के लार्जेस्ट जायंट टॉर्टॉइज को नागालैंड में रीइंट्रोड्यूस किया गया है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो है इसने इंडिया का फर्स्ट रिमूवेबल सोलर पैनल लगाया है वाराणसी में। वाराणसी में रिमूवेबल सोलर पैनल लगाया गया है, ये सही है। और इंडिपेंडेंस डे के दिन इंडिया ने जो है कमेमोरेटिव पिक्चर रिलीज किया था जो है हिंदी फिल्म शोले की 75वीं वर्षगांठ के लिए। तो ये स्टेटमेंट फैक्चुअली रॉन्ग है क्योंकि शोले फिल्म 75 साल पहले तो नहीं आई है, 15 अगस्त 1975 की रिलीज है, इसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं, 50th एनिवर्सरी अभी मनाई गई 2025 में। केंद्र सरकार ने 23 अगस्त 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आदिवासी नेता बिरसा मुंडा और अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये जन्मशती मनाने के लिए 3 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है और तीनों को हेड करेंगे प्रधानमंत्री जी, ये सही है। सही कथन हमको बताना है कौन सा है, तो 1 और 3 ओनली सही है। सेकंड वाला फैक्चुअली इनकरेक्ट है क्योंकि शोले जो है ये 50 साल पहले रिलीज हुई थी, 75 साल पहले नहीं। ठीक है, तो इंडिया फर्स्ट रिन्यूएबल सोलर पैनल जो है 70 मीटर लंबा जो लगाया गया, 28 सोलर पैनल ये इंस्टॉल किए गए हैं, ये ट्रैक के बीच में लगाए गए, बैटरियों के बीच में। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी 3 समितियों की अध्यक्षता करेंगे जो वल्लभ भाई पटेल और बिरसा मुंडा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस को आगे बढ़ाएगी। आगे है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें जो है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना या स्वनिधि योजना, और इसको 31 दिसंबर 2024 तक एक्सटेंड कर दिया है, मतलब 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ा दिया इस योजना को, ये कह रहे हैं। ठीक है, ये सही है। इसके बाद है कि इंडिया ने एक यूनिक फीट अचीव किया है 18,900 ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स का 2024 ईयर में, और सिंगल ईयर में अब तक का हाईएस्ट है, ये सही है।
पीएम स्वनिधि योजना को वर्ष 2020 में कोविड वाले साल में जारी किया गया था। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जारी किया गया था। इसमें प्रथम कंपोनेंट में 10,000 तक का लोन मिलता है, उसको चुकाने पर 20,000 तक का और मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो अगर आपसे पूछें पीएम स्वनिधि के तहत मैक्सिमम लोन कितना हो सकता है, 50,000, लेकिन पहली बार में लोन कितना मिलता है, 10,000 का। ठीक है, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और पीएम स्वनिधि के तहत जो लोन है उनकी डेट एक्सटेंड कर दी गई 31 मार्च 2030 तक के लिए। ठीक है, अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योजना 2020 में आई थी पीएम स्वनिधि।